हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हमारे सारे प्यारे बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। उन सभी के लिए सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के क्वालिटी रिच वीडियोस आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 100% हाई क्वालिटी सेशंस दिए जाते हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। हर तरह से कोशिश की जाती है कि आप तक हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से पहुंच जाए, और ये सारा कुछ हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए करती है। जी हां, आप हमारे सारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आकर। आपको आपका सारा कोर्स, सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है। सारी की सारी वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज करके दी जाती हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी सुन लो, अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम में हो, यानी कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, तो भैया आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल लाया है 100% हाई क्वालिटी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी एजुकेशन आपको बढ़िया टॉप क्लास क्वालिटी के साथ हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर भी आपको बिल्कुल प्रॉपरली सारी वीडियोस अरेंज मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुन लो, चले जाओ बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई हासिल करो, है ना। इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनको नोट्स की बहुत लगी रहती है कि सर नोट्स दो, तो भैया नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है, नोट्स आपको पाना है, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लो, आप अपने लिए बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर आके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप जैसे इंस्टॉल होगी या आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आप देखोगे कि ग्रैब ई नोट्स आ रहा है लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको डाउनलोड करना है, और बढ़िया तरीके से आप अपने लिए टॉप क्लास नोट्स डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्म में, दैट इज ई बुक्स एंड ई नोट्स, और बढ़िया अपनी पढ़ाई एक अलग लेवल पर ले जाना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में अपन देखेंगे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज का पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20। 10 एमसीक्यूज इसमें है बेटा, तरीके से तसल्ली से सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने आपको एमसीक्यूज दिए थे इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, तो प्लीज देख लो, बिकॉज वहां पर आपका बहुत ज्यादा माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको कई कॉन्सेप्ट रिकॉल करने को मिलेंगे, कई कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू का जब सेशन होता है बेटा, तो आप ये मान के चलोगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सिलेबस सब कुछ रिवाइज होने वाला है। तो देरी किस बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो बेटा वहां जाके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज के सेशन में। वैसे होगा 11th क्वेश्चन, बिकॉज 10 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज 11th। जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। इट सेज दैट लेट a इज इक्वल टू इतना एंड कंसीडर द रिलेशन इतना, ठीक है। सॉरी, दी आर इज, देन आर इज, जो रिलेशन आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर तीनों ही है तो फिर इक्विवेलेंस हो जाएगा, है ना। चलो सर देखते हैं। पहले हम इस सेट पे फोकस करेंगे। सेट ए है बेटा विच इज 1, 2, 3, तो सेट ए में हमने लिख लिया सर 1, 2, 3। अब रिलेशन हवा में तो आ नहीं जाता है सर, रिलेशन ऐसे हवा से तो, आसमान से तो टपक नहीं जाता भाई। कुछ ना कुछ एक सेट अगर दिया है तो समझ जाओ ए क्रॉस ए हुआ होगा, है ना, ए क्रॉस ए हुआ होगा, तब जाके हमें रिलेशन मिल पाया होगा। रिलेशन क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। डन सर। तो इसका मतलब अपन को अब जो रिलेशन मिला है ए क्रॉस ए से ही आया होगा, वो क्या क्या है सर, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2,
कॉमा एक और है क्या 2 3 3 1, ठीक है सर 2 3 और 3 1, ठीक है डन, कॉमा 3 1 और ब्रैकेट क्लोज और सेट क्लोज। लो भैया सेट क्लोज कर दिया, ये हमें रिलेशन दिया गया है। अब सुनो, अभी अपन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव पे ध्यान देते हैं, ठीक है सर। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा वो रिलेशन होता है जो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जब आपको चेक करना हो ना, तो हमें किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है? सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव कहता है कि भैया किस सेट के ऊपर इस रिलेशन को निकाला गया। ए क्रॉस ए है, बी क्रॉस बी है, सी क्रॉस सी है, क्या है? तो अपन ने बता दिया भैया ए है, यानी ए क्रॉस ए की बात चल रही थी। अब रिफ्लेक्सिव का कहना है कि मुझे बस इतना सा बता दो, क्या इस रिलेशन के अंदर जो रिलेशन आर है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है ए के अंदर कौन है? 1 है, तो क्या 1,1 है ए के अंदर? सेम कॉमा सेम कहता है। रिफ्लेक्सिव अपना इतना प्यारा सा रिलेशन होता है जो कहता है भाई सेम कॉमा सेम रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब जिस सेट के बारे में बात हो रही है उस सेट का हर एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए, सेम कॉमा सेम होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो 1,1 2,2 3,3, 1,1 2,2 3,3, अगर ये तीनों हमारे रिलेशन में मौजूद है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो अच्छे से, क्या 1,1 है? हाँ सर 1,1 है। क्या 2,2 है? हाँ सर 2,2 है। 3,3 है? हाँ सर 3,3 है। बात खत्म हो गई सर। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम कह देंगे ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर में। तो क्या बोलेंगे बेटा अपन बोलेंगे यस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब जिसमें लिखा है नॉट रिफ्लेक्सिव वो काट दो, ठीक है सर। नॉट रिफ्लेक्सिव तो किसी में नहीं लिखा, छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं सर। लेट अस सी अपना सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड इज बेटा सिमेट्रिक। डन सर। बेटा ये सिमेट्रिक नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सर? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है, इसको सेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको सेट से कोई लेना देना नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि सर अगर इस सेट के अंदर, इस रिलेशन के अंदर a कॉमा बी है, अगर इसके अंदर बेटा a कॉमा बी जैसा कुछ है, समथिंग कॉमा समथिंग इस रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब इसके अंदर b कॉमा a भी होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। मैं बताता हूं, अभी टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेने का जी सर। मतलब ये कह रहा है कि अगर, देखो सेम कॉमा सेम को मत देखा करो, बस देखो ध्यान रखना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, 2,2 सेम सेम है, 3,3 सेम सेम है, इनको मत देखा करो, इनको बिल्कुल भी मत देखा करो। ये तो भाई साहब ऊपर वाले की आशीर्वाद से बैठे हुए हैं, ये तो ट्रांजिटिव में और सिमेट्रिक में सेलेक्टेड है। तो अपन को सिमेट्रिक में देखना क्या होता है कि अगर हमारे पास 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए इसी रिलेशन में। हमारे पास 1,2 है तो इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ 2,1। क्या 2,1 कहीं दिख रहा है? नहीं है सर, 2,1 है ही नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे? 1,2, a कॉमा b तो है, 1,2 मतलब a कॉमा b ये तो है, बट इसका उल्टा अपोजिट 2,1 नहीं है रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये क्या हुआ? नॉट सिमेट्रिक। क्या हुआ बेटा? ये हुआ नॉट सिमेट्रिक। लिख देते हैं यहां नो, ठीक है सर। यस। अब देखो ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव अभी अपन ने चेक नहीं किया, ठीक है सर। ये कह रहे हैं सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। यार सिमेट्रिक तो है ही नहीं है, सिमेट्रिक के आगे नो लिख दिया, इन्होंने कहा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो ये तो काट दो, ठीक है सर, ठीक है। नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखते हैं ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। अब इन तीनों में से हो सकता है, ए बी और डी में से हो सकता। चलो ट्रांजिटिव निकालना पड़ेगा बेटा इसके लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव और देख लेते हैं सर। डन। ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए दो चीजों का आना जरूरी है, दो चीजों का, दो कंडीशंस का आना जरूरी है। क्या? देखो सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम से हमें मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ना ही इनसे सेम कॉमा सेम तीनों से हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में मतलब नहीं होता, मतलब हम चेक नहीं करते हैं, अपन चेक नहीं करेंगे। तो अपन किसको चेक करेंगे? ये बाकी तीन, 1 2 2 3 3 1, ठीक है सर। जल्दी से लिख लो, 1 2
ठीक है सर, 1 2 लिखा, फिर है 2 3, फिर 2 3 लिखा, और फिर है 3 1, तो 3 1 लिखा। ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात। देखो ट्रांजिटिव क्या करता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर आपके पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए, कैसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स, कैसे ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए कि एक लास्ट में और दूसरे के शुरू में बिल्कुल सेम सेम चीजें आ जाए, 1 2 2 3, 2 इसके आखिरी में, 2 इसकी शुरुआत में। तो अपन पता क्या करेंगे, अगर हमारे रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएं कि A कॉमा B, यानी ये B हो गया, और B कॉमा C, ये B से स्टार्ट हो गया, 2 पे खत्म है और 2 पे स्टार्ट है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन 2 को भूल जाएंगे, हमें 1, ये बचा 1, यहां बचा 3। तो बेटा हमारा बस हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम 1 3 को चेक करें, क्या ये भी हमारे रिलेशन में है, क्या ये भी हमारे रिलेशन में, चेक करो 1 3 है क्या, सर 1 3 नहीं है, 3 1 है, वो तो उल्टा है, 1 3 है क्या, नहीं सर 1 3 नहीं है, 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, नो, ये ट्रांजिटिव नहीं है सर, समझ में आ गई बात, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। और देख लो, जैसे इन दोनों को देखो जी सर, अब जैसे 2 3, इसके आखिरी में क्या है सर, 3, और इसकी शुरुआत में 3, वही पैटर्न आ गया ना ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का पैटर्न यही होता है कि किसी एक ऑर्डर्ड पेयर का आखिरी और किसी एक ऑर्डर्ड पेयर का शुरुआत सेम होनी चाहिए। तो फिर अपन 2 1 देखेंगे, 2 1, क्या 2 1 हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, रिलेशन में है क्या 2 1, चेक करो, नहीं सर 2 1 नहीं है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ गए। अब ना ही ये सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा अपना ये वाला, नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी आंसर हो सकता है। देखो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, ये भी अपना आंसर हो सकता है सर। यहां पर उसकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की बात नहीं करी, नहीं करने दो। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है सर, ये भी अपना आंसर हो सकता है ना। तो ये सी वाला गलत है, बाकी तीनों आंसर सही हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर ये वाला रहेगा, ये नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। डन सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट 12 पे। ये रहा 12th क्वेश्चन, इसको जल्दी से पढ़ लो, इसको जल्दी से अपन उड़ाते हैं, ठीक है। डन सर। तो सेकंड क्वेश्चन, मतलब आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन पर सीरीज का 12th क्वेश्चन है। एक फंक्शन है R2R बेटा, एक फंक्शन है f जो कि जा रहा है रियल से रियल तक, है ना। इसका डोमेन भी रियल नंबर है, इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। डन, डन सर, क्लियर है, डन क्लियर है सर। अब इसको ऐसे डिफाइन किया गया इन्होंने, f(x) इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे x जो हैं, सारे के सारे इनपुट्स, समझना बेटा मेरी बात समझना, x की मतलब इन्होंने इनपुट्स दे दिया, ऑल इनपुट्स फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x, फॉर ऑल इनपुट्स, जो ऑल इनपुट्स हैं वो क्या है सर, ऑल इनपुट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे इनपुट्स अपने रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब सारे रियल नंबर इनपुट हो सकते हैं सर। डन, ठीक है, सुनते हैं ना जी सर। अब f क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या f इज नॉट डिफाइंड। f क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या नॉट डिफाइंड। अब अपन 1 1 देखना, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे हड़बड़ी में 1 1 चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, और अगर 1 1 निकले आया तो 1 1 पे टिक कर देंगे, ऑन टू निकले आया तो ऑन टू पे टिक कर देंगे, और अगर दोनों निकले आएगा तो बाइजेक्टिव पे टिक कर देंगे। यही करोगे ना, चलो करते हैं, ठीक है, करते हैं। पहले अपन गलत करेंगे, गलत का मतलब है मैं ऐसे करूंगा जैसे मैं एक बच्चा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं उसी हिसाब से करूंगा, ठीक है, फिर आपको सही बताऊंगा, ठीक है। डन सर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं सर जी, अपन इसको 1 1 चेक करते हैं, ठीक है, 1 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी खराबी है बेटा, मतलब एक ऐसी खराबी जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन देखते ही साथ खत्म हो जाएगा, देखते ही साथ आप आंसर मार्क कर दोगे इनमें से। पर वो खराबी क्या है वो अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, आई गेस, है ना। अगर आपने वो खराबी, वो एरर पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा, लेकिन वो एरर बच्चे पकड़ देख ही नहीं पाते, बच्चे सीधा काम पे लग जाएंगे, 1 1 और ऑन टू चेक करना शुरू कर देंगे। 1 1 चेक करेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट x1 एंड x2
जो है हमारे दो इनपुट्स हैं, जो फॉर्मेट्स आपको पता ही है, x1 x2 लो, जो कि भैया अपनी डोमेन से रिलेटेड हो। डोमेन क्या है? डोमेन है सर पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि सर इनसे बनने वाले जो इमेजेस हैं, जो आउटपुट है वो इक्वल है। x से बनने वाला आउटपुट fx1, x2 से बनने वाला आउटपुट fx2, और ये लेट कर लिया कि ये दोनों इक्वल है। अब fx1, अगर fx अपना 1/x है तो fx1 क्या होगा सर? fx1 होगा 1/x1, है ना, 1/x1, तो इसकी जगह 1/x1 लिख देंगे सर, इक्वल इसकी जगह 1/x2 लिख देंगे सर, ठीक है, और रेसिप्रोकल मार देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो x1 इक्वल x2 आ जाएगा। और हमने यही सीखा है कि अगर इमेजेस इक्वल ले ली दो एलिमेंट्स की, और उन दोनों इमेजेस को, उन दोनों आउटपुट्स को, उन दोनों आउटपुट्स को, इमेजेस को अगर आप इक्वल रख के सॉल्व करो और इमेजेस भी और एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए, इनपुट्स x1 और x2 इनपुट्स भी इक्वल आ जाए, तो ये 1 1 होता है। और खुशी से आप कर दोगे देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। फिर आप कहोगे सर ये f तो 1 1 आ गया, तो अब आपने इसको 1 1 टिक कर दिया और आपका आंसर यहां हो जाएगा गलत, यहां हो जाएगा गलत, जी हां गलत हो जाएगा। ये ऑन टू तो निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा ऑन टू वो भी बता दूंगा। ये ऑन टू नहीं निकलेगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी ऑन टू, ऑन टू नहीं निकलेगा। अब जब ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, जबकि यही आंसर है, यही आंसर है अपना लास्ट वाला आंसर है, f इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन जो f है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों है नॉट डिफाइंड बताता हूं, सुनो सुनो। आगे करने से पहले भाई एक बार इसके गिवन वाली चीजों का पोस्टमार्टम तो कर लेते हैं, एक बार देख तो लेते अच्छे से, तब तो आगे की बात करते। ये काम, आगे का काम करने से पहले एक बार तरीके से, तसल्ली से इस वाले पूरे की पूरी लाइन को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। और तुम्हें पढ़ना सिखाता हूं, ऑल्दो सिखा चुका हूं मैं, कई सेशंस ले चुका हूं। देखो fx इज इक्वल टू, अपन को क्या दिया है फंक्शन, 1/x, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन है ये कहां से कहां तक जा रहा है? सर ये फंक्शन जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है, ये जा रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि ये जो इनपुट है, ये जो डोमेन है, ये पूरे रियल नंबर्स है ना। तो अपन कह सकते हैं डोमेन क्या है सर? डोमेन बोले तो इनपुट्स। डोमेन क्या है सर? डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्या सर? ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, सारे रियल नंबर्स में जीरो भी आता है? हाँ आता है। तो इनके क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने हमको डोमेन ऑल रियल नंबर्स देके ये बोला है कि भैया डोमेन तो आप जीरो भी ले सकते हो, यानी इनपुट तो आप जीरो भी कर सकते हो। तो इसके हिसाब से यहां, क्योंकि यहां x छुपा हुआ है, x बोले तो इनपुट छुपा हुआ है, तो इन्हीं के हिसाब से हम x की वैल्यू जीरो भी मान सकते हैं, इनपुट की वैल्यू जीरो भी मान सकते हैं। हाँ सर मान सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहां x की वैल्यू जीरो, डोमेन इस ऑल रियल नंबर के सेट में से x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू जीरो ले ली, क्योंकि ये तो कह रहे हैं, ये तो अलाउ कर रहे हैं कि ले लो तुम तो r का मतलब है सारे रियल नंबर ले लो, तो मैंने जीरो ले लिया, इन्होंने अलाउ करा, मैंने हाल जीरो उठाया। अगर मैं यहां जीरो पुट कर देता हूं तो बेटा ये तो पूरा का पूरा कवाड़ा हो जाएगा, 1 इसको जीरो, और 1/0 क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। कब हो गया? जब x की वैल्यू मैंने जीरो रख दी। अब तुम बोलोगे जीरो ही क्यों रखी सर आपने? भाई मेरी मर्जी, इन्होंने इनपुट तो सारे रियल नंबर्स बोले, मैं √2 रखूं, मैं 2/3 रखूं, मैं जीरो रखूं। क्या जीरो रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इन्होंने तो मुझे अलाउ कर दिया, तो मैंने जीरो रख दिया, और जीरो रख के मैंने बोल दिया कि भैया जो तुमने इनपुट का सेट यानी डोमेन का सेट दिया है उसमें जीरो भी था, मैंने तो जीरो उठा के रख दिया। तो भाई साहब यहां तो पूरे फंक्शन का कबाड़ा हो गया, यहां तो पूरे फंक्शन का स्वाहा हो गया, फंक्शन तो खत्म, फंक्शन तो नॉट डिफाइन हो गया। और फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया तो फंक्शन गलत, मतलब यहां पर जो इन्होंने अपन को R2R दिया, ये गड़बड़ कर दिया, इस R2R ने गड़बड़ कर दिया। तो फंक्शन क्या हो गया? अगर हम सारे रियल नंबर को डोमेन मान लें जैसा उन्होंने दिया है, तो फिर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो आंसर क्या आया सर? f इज नॉट डिफाइंड। तो सर ये रियल, अगर आप कहना चाह रहे हो कि ये R गलत दिया, R2R, ये R सही है, ये डोमेन का R गलत दिया, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था? तो ये भी सुन लो, इसकी जगह अगर ये दे देते कि फंक्शन f जो है वो
रियल नंबर एक्सेप्ट 0 से लेकर रियल नंबर तक है। अगर इस R की जगह बेटा ये लोग इस R की जगह इस डोमेन R की जगह ये लोग ये लिख देते, ये R एक्सेप्ट 0, तब 100% ये सही होता। फिर अपन इसका आगे सॉल्व करते, पता करते, सारी चीजें निकालते। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है, तो सर जी अगर R-0 लिखा होता है इस R की जगह ये लिखा होता ना, तो फिर हम आगे सॉल्यूशन सोच सकते थे, हम आगे कंसीडर कर सकते थे, पर ये नहीं लिखा है, R लिखा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? द फंक्शन fx इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहां इनपुट जो दिया, जो डोमेन दिया है ना, इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ऑल रियल नंबर्स में 0 भी आता है। मतलब इन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि तुम तो x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, लेकिन सर 0 लेने पे तो ये स्वाहा हो गया, ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। अगर इन्होंने कहा तुम 0 ले सकते हो तो फंक्शन नॉट डिफाइन है, बात खत्म, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना इस चीज को। यहां आगे बढ़ने से पहले 1 1 ऑन 2 चेक करने से पहले थोड़ा सा दिमाग से देख लेना, f इज नॉट डिफाइंड अगर फंक्शन के ऑप्शंस में दिया है तो इस ऑप्शन का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो डोमेन पे ध्यान देना सबसे पहले, जैसे ये देखो डोमेन पे ध्यान देना, क्या ये डोमेन सही है इसके हिसाब से? गलत है। ठीक है, डन सर। क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम z इनटू z आर बाइजेक्टिव? फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन हमको दिया है इंटीजर से इंटीजर, फंक्शन हमको दिया गया है बेटा z टू z का मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। सर इसका मतलब है डोमेन, मतलब इनपुट सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनपुट सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, डोमेन बोले तो वी कैन से इनपुट, सारे के सारे इनपुट जो x है ना, दे बिलोंग टू z, वो हमारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोडोमेन, मतलब सारे के सारे जो भी आउटपुट आएगा वो एक इंटीजर में से आएगा। सारे इंटीजर आउटपुट है ये नहीं, सारे इंटीजर आउटपुट है ये नहीं हो रही बात हो रही है कि जो भी आउटपुट होगा वो इंटीजर होगा, तो ये कोडोमेन है। सर अपन ने क्या लिख दिया? कोडोमेन। डन सर, बिल्कुल डन। तो ये हो गया अपना कोडोमेन। ठीक है, अब सुनते जाना। यहां इन्होंने कहा पता करो इनमें से कौन सा बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों है ना, 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो, दोनों हो। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं, आई गेस अपन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, बाइजेक्टिव का इजीली हो जाएगा कैलकुलेशन, नॉट अ बिग डील। तो करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है सर, नंबर 1 fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा आए, मैं फिर बोल रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम दिस आर बाइजेक्टिव। आर की बात हुई है बेटा, तो हो सकता एक से ज्यादा आंसर्स आए। ठीक है, डन सर। पहला वाला पार्ट लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डन सर, बिल्कुल डन। चलो 1 1, देखो मैंने क्या बोला, बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो सारे हमें 1 1 ऑन 2 चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर, 1 1 मैं तो आपको लिखकर दिखा रहा हूं, आपको लिखकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मुझे एक्सप्लेन करना है। आप एग्जाम में इतना थोड़ी ना लिखोगे, ये तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, इनको तो उड़ाते जाना बस। ठीक है, तो 1 1 कैसे होता है सर? सबसे पहले हमें दो इनपुट्स लेने पड़ते हैं, लेट x1 एंड x2। दो इनपुट्स हमने सर लेट कर लिए। ठीक है, अब ये इनपुट कहां से आएंगे सर? इनपुट का मतलब है सर पहले वाले सेट, डोमेन ही इनपुट का सेट होता है, मतलब जो x होगा, x1 x2 x3 जो भी होंगे वो इंटीजर होंगे। तो अपन ने लिख लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर। डन सर। अब इन्हीं दोनों से आउटपुट जो बनेगा, x1 से आउटपुट बनेगा fx1, x2 से आउटपुट बनेगा fx2, आउटपुट मतलब इमेजेस। इन दोनों को लेट कर लिया कि ये दोनों आउटपुट्स, ये दोनों इमेजेस इक्वल हैं सर। क्या लेट कर लिया? लेट अस से fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब अगर मैंने यहां x1 डाला तो ये x1 का क्यूब हो जाएगा, सही बात है सर, है ना। अगर मैंने यहां x2 डाला तो ये x2 का क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो fx1 क्या आया बेटा? fx1 आया x1 का क्यूब, x1 का क्यूब इक्वल fx2 क्या आया? fx2 आया x2 का क्यूब। अब एक चीज जान लो अच्छे से, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये तो एमसीक्यूज का पार्ट चल रहा है, पूरी एक्सरसाइज समझा चुका हूं। कभी भी गौर से सुनिए, कभी भी यहां पर जैसे a का क्यूब हो और इक्वल में b का क्यूब हो, कभी भी LHS RHS में होल क्यूब और होल क्यूब्स इक्वल हो,
तो आप आराम से क्यूब उड़ा सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पावर में 5 और 5 हो, आराम से 5 और 5 को हटा सकते हो। पावर में 7 7 हो, आराम से 7 7 को हटा सकते हो। पावर अगर इधर भी सेम हो, इधर भी सेम हो और ऑड पावर्स हो, ऑड, तो आप आराम से पावर्स को हटा सकते हो, है ना। आराम से सेम पावर हो और ऑड हो। देखो 3 पावर सेम सेम है, दोनों ऑड है, तो अपन क्या कहेंगे, x1 इज इक्वल टू x2। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आराम से हटा सकते हो। ठीक है, डन है सर, ठीक है, डन। तो इसका मतलब जब हमने दो एलिमेंट्स लिए, उन दोनों के इमेजेस को इक्वल, उन दोनों के आउटपुट्स को इक्वल मान लिया, और आउटपुट्स को इक्वल मानने के बाद उनके एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 1। f क्या है बेटा, f हमारा 1 1 फंक्शन है। अब आते हैं ऑन टू पे, तो ये 1 1 तो हो गया सर, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। ठीक है, डन। ऑन टू क्या होता है सर, सिंपल है। ऑन टू भी बहुत सिंपल है। ये ऑन टू नहीं होगा बेटा, ये ऑन टू नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूं। ऑन टू में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फंक्शन लिखो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है fx की जगह अपन को y लिखना होता है, लेट fx इज इक्वल टू y। तो ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तीसरा स्टेप होता है कि जैसे ये y इज इक्वल टू समथिंग लिखा ना, इसको x इज इक्वल टू समथिंग में चेंज करो। तो x से क्यूब हटेगा तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट y। ये अपना जो आया इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनना, अब जब ऑन टू की बात करी जाती है तो हम y से शुरू करते हैं, हम y की वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो y है वो क्या है सर, y जो है वो आउटपुट है, और आउटपुट कहां से कहां पर है, कहां, इनपुट से आउटपुट। आउटपुट सर एक इंटीजर है, कोडोमेन है ना, आउटपुट एक इंटीजर है। तो अगर मैं यहां इंटीजर रखूं, इंटीजर मतलब मैं 0 भी रख सकता हूं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना। अगर मैं यहां एक इंटीजर रखूं तो मुझे x मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए जो कि एक इंटीजर हो, जो कि एक इंटीजर हो। बात समझना, ठीक है सर। अब अगर मैंने यहां पर गौर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, y की जगह इंटीजर्स रखना शुरू करें। इंटीजर्स का मतलब है लेटस से 0 रख दो, 1 रख दो, ये सब इंटीजर्स है, 2 रख दो, 3 रख दो, ये सब इंटीजर्स है ना। चलो y रखते हैं 0, पहले तो 0 रखते हैं। x इज इक्वल टू क्यूब रूट y की जगह 0, और क्यूब रूट 0 तो 0 ही होता है। ठीक है सर, तो x की वैल्यू 0 आ गई। क्या x की वैल्यू आई वो इंटीजर है क्या, z यानी इंटीजर है, हाँ सर ये तो इंटीजर आई, तो अपन कह देंगे बिलोंग टू इंटीजर। चलो ये तो पास हो गया, ये तो पास हो गया। ठीक है, अब दूसरा इंटीजर, y की वैल्यू, दूसरी इंटीजर y की वैल्यू रखी जाती है ऑन टू में, और x की चेक की जाती है। 1 रख के देखो, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट अंडर रूट 1। तो क्यूब रूट 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 होता, तो 1 तो बाहर आ जाएगा। तो सर ये भी अपन को 1 बाहर मिल गया। क्या ये जो अपन को वैल्यू मिली ये भी इंटीजर है, हाँ सर ये भी इंटीजर है। टिक कर दो, ये भी हमारी पास हो गई। अब इन दोनों को देख के ये मत समझना कि हर बार y हम जो भी रखेंगे हमें x की वैल्यू एक इंटीजर ही मिलेगी। देखो तुम्हारा भ्रम तोड़ता हूं। अब 2 रख दो, अब x इज इक्वल टू क्यूब रूट y की जगह क्यूब रूट यहां अंडर y की जगह 2। बेटा 2 किसी का क्यूब रूट नहीं होता, और ये हमारे x की वैल्यू आई। ये जो वैल्यू आई क्या ये इंटीजर है, नो सर दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। बस कबाड़ा हो गया। मतलब y में दूसरे सेट में एक वैल्यू 2 ऐसा है जिसका, एक वैल्यू 2 ऐसा है जिसका पहले सेट में कोई रिलेशन नहीं है। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता दूसरे सेट में y की वैल्यूज जो होती हैं वो दूसरे सेट से आती हैं। दूसरे सेट में को सारे के सारे एलिमेंट्स का पहले सेट के साथ किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी दूसरे सेट में खाली नहीं छूटना चाहिए। पर यहां तो ये खाली छूट गया, y इज इक्वल टू 2 जैसे ही रखा खाली छूट गया 2, तो ये ऑन टू नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। और अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब अपन x प्लस 2 को चेक करते हैं। चलो अब अपन x प्लस 2 को चेक करते हैं सर। ठीक है, डन सर। इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी, और बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 1 1 ऑन टू दोनों आएगा तभी वो बाइजेक्टिव कहलाएगा।
दूसरा है अपना x प्लस टू, ये आ जाएगा शायद, देखो x प्लस टू, ये शायद आ जाएगा, देखो कैसे। चलो 1 1 चेक करते हैं। 1 1 सर वही चीज है, दो अपन ने एलिमेंट्स मान लिए और दोनों इनपुट यानी z से होंगे, इंटीजर्स होंगे। x1, इसमें x1 रखूंगा तो यहां भी x1 आएगा, तो fx1 क्या हुआ, fx1 होगा x1 प्लस टू, fx2 यहां x2 तो यहां भी x2, तो x2 प्लस टू। चलो काटा पीटी करते हैं, ठीक है, डन सर। 2 से 2 कट गया, यहां आया x1 इज इक्वल टू x2। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, यस सर। जब भी इमेजेस आउटपुट्स इक्वल रख रहे हो तुम दो एलिमेंट्स के, और आउटपुट्स इक्वल रखने के बाद सॉल्व करो और एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए, तो आप क्या बोलते हो, f इज 1 1। f क्या आया सर, f इज 1 1, f 1 1 तो आ गया। चलो अब f को चेक करते हैं, ये 1 2 ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है सर, ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, डन। तो सर सबसे पहले फंक्शन लिखा जाता है fx इज इक्वल टू x प्लस टू, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि fx की जगह y लिख दो, तो y इज इक्वल टू x प्लस टू हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस टू। फिर तीसरा स्टेप होता है x इज इक्वल टू बनाओ, तो y माइनस टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस टू, ठीक है सर, डन। इसको ब्लॉक में रख लो, ठीक, x इज इक्वल टू y माइनस टू। नेक्स्ट अब y पे ध्यान देंगे, y क्या है सर, y जो है वो यहां से आएगा, y यहां है कोडोमेन, यानी y इनमें छुपा हुआ है। इसका मतलब जो y है वो बिलोंग कर रहा है z से, है ना, y जो है वो इंटीजर है। अब y की वैल्यू इंटीजर है तो तुम कुछ ना कुछ इंटीजर रखते जाओ और देखो कि x की जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर आनी चाहिए, हर बार इंटीजर आनी चाहिए। हर y की इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास एक x होना चाहिए और वो इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि x भी इंटीजर के सेट से बिलोंग करता है। तो y की जगह अपन क्या क्या पुट करके रख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं अपन, एक काम करते हैं, -2 रख के देख लेते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, 0 रख के देख लेते हैं, 1 रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, काफी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो सर x इज इक्वल टू y की जगह जैसे ही मैंने -2 रखा तो -2 कितना आया, -4। y की जगह मैंने -2 रखा सर, ठीक है, मैं फिर यहां लिख देता हूं, y की जगह मैंने -2 रखा, तो x क्या आया, x आया -4। सर y की जगह जैसे ही मैंने एक इंटीजर रखा, मुझे x की वैल्यू -4 मिली, ये भी एक इंटीजर है, टिक लगा दो, ये पास हो गया, डन सर। नेक्स्ट अब y की जगह -1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, और जैसे ही -1 रखा बेटा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1 -2, y की जगह -1 -2, तो ये आएगा -3। ये x की वैल्यू जो है ये भी एक इंटीजर है, तो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, इस पे भी टिक कर दो, ये भी पास हो गया, डन सर। इसके बाद 0 रखते हैं सर, है ना, लेट अस पुट 0, तो y इज इक्वल टू 0, सब इंटीजर्स पुट कर रहे हैं y की जगह, तो x इज इक्वल टू 0 -2, तो x इज इक्वल टू 0 -2, तो ये तो -2 आया, -2 क्या है सर, ये भी एक इंटीजर है, वेरी गुड, इसको भी टिक कर दो। ऐसे ही बच्चों अब अपन 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, और क्या पाएंगे कि हर y की इंटीजर वैल्यू के लिए x भी एक इंटीजर आ रहा है, यानी हर y के लिए हमारे पास एक x पहले वाले सेट में मौजूद है, तो ये 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, for all y that belongs to z, that belongs for all y that is integer, x is also integer, x भी इंटीजर है। हर y के लिए जो इंटीजर है हमारे पास एक x होगा जो कि इंटीजर होगा, और ये क्या कहता है, ये कहता है therefore f is on to का मतलब अब ये 1 1 भी हो गया, on to भी हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, समझ गए ना। ये आंसर होगा बेटा, ना ये आंसर होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, स्क्वायर आ गया ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा अपना, करके दिखा दूं, 1 1 तो निकलेगा, ये ऑन टू नहीं निकलेगा। देखो क्यों नहीं निकलेगा ऑन टू, चलो करके दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना, ये ऑन टू क्यों नहीं निकलेगा, समझो बेटा, ध्यान से सुनो। सर क्या करते हैं, सबसे पहले y के इक्वल में लिख लेते हैं 2x + 1, और फिर x के इक्वल में चीज बना लेते हैं, y - 1 इज इक्वल टू 2x, तो x आएगा y - 1/2, ठीक है, डन। बिल्कुल जैसे यहां पर x इज इक्वल टू समथिंग बना लिया, यहां भी x इज इक्वल टू समथिंग बना लिया। अब y हमें पता है कि इंटीजर है, y की वैल्यू कुछ भी इंटीजर रखो, x भी इंटीजर आना चाहिए। चलो y की वैल्यू इंटीजर रख देते हैं सर, ठीक है। y की वैल्यू सबसे पहले -2 है ना, चलो -2 रख देते हैं, y की वैल्यू हम -2 रख देते हैं जो कि एक इंटीजर है, चलो रखो।
x इज इक्वल टू -2 -1 तो -3/2x -3/2 आया जो कि एक इंटीजर नहीं है। x -3/2 आया जो कि एक इंटीजर नहीं है, जबकि x को इंटीजर आना चाहिए था। तो ये x इंटीजर नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे इस फंक्शन के लिए, f इज नॉट ऑन टू, इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। और अगर ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये भी नहीं होगा बेटा। तो आप ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, जल्दी से टिक कर लो। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आज के लिए फोर्थ यानी इस सीरीज का 14th क्वेश्चन। ठीक है, डन सर। अब ये देखो, भले ही ये एमसीक्यूज है, भले ही ये एमसीक्यूज है बेटा, लेकिन आप एक चीज देख सकते हो कि अपना हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट अपन रिवाइज कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर का, है ना। एक चीज आप ये नोटिस कर सकते हो कि वी आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन। यहां इन्होंने कहा है कि एक फंक्शन f है जो रियल टू रियल है। ठीक है, एक फंक्शन f है विच इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर के सेट टू रियल नंबर का सेट। ठीक है, डन सर। और वो फंक्शन x³ + 5 है, फंक्शन डिफाइन है सर, f(x) इज इक्वल टू x³ + 5। डन। वो कह रहे f इनवर्स x निकालो, f इनवर्स x निकाल के दो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, f इनवर्स x निकाल के दो भैया। अब इन्होंने कहा कि f जो है उसका इनवर्स निकालो, तो इसका एक मतलब तो समझ में आ गया कि अगर f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इन्वर्टिबल है ना। पढ़ाया है ना मैंने कि f का इनवर्स आप तभी निकाल सकते हो जब f जो फंक्शन दिया ये इन्वर्टिबल हो। और इन्वर्टिबल मतलब ये 1 1 ऑन टू दोनों टाइप का फंक्शन होगा, 100% होगा। अगर ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि भैया आप f का f इनवर्स निकालो, f का f(x) का आप f इनवर्स x निकाल के दो हमें क्या है, तो ये बात तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं बस, ऐसा कुछ है नहीं है कि इस क्वेश्चन में पूछा हो, ऐसा सिर्फ याद दिला रहा हूं कि सर ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू दोनों होगा। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। सर इनवर्स निकालने का प्रक्रिया क्या होती है, इनवर्स निकालने का मेथड क्या होता है? सिंपल है, सबसे पहले अपन को जो फंक्शन दिया गया है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है फंक्शन लिखो। फंक्शन है बेटा x³ + 5। ठीक है सर, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है सर कि f(x) को आप सबसे पहले y से रिप्लेस करो। ठीक है सर, ये y बन जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x³ + 5। डन है। तीसरा स्टेप होता है कि जैसे ये y इज इक्वल टू समथिंग है ना, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ। ठीक है, तीसरा स्टेप, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बना देते हैं। 5 यहां आएगा, y - 5 इज इक्वल टू x³। x से क्यूब हटाएंगे तो ये सामने क्या आएगा, x से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट में आ जाएगा y - 5। क्यूब रूट को लिखने का तरीका होता है बेटा 1/3, है ना। देखो यहां से क्यूब हटेगा तो सामने वाला 1/3 की पावर पकड़ लेगा। अब इसको पलट के लिख दो तो x क्या आ गया सर, x आ गया अपने पास y - 5 की पावर 1/3 ये आ गया x। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एक काम करना पड़ता है, दैट इज चेंज x एंड y। x और y को इंटरचेंज कर दो, मतलब x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, x की जगह y, y की जगह x। तो ये x है तो ये y बन जाएगा, ये y है ये x बन जाएगा। x - 5 रेज टू दी पावर 1/3 ये आंसर आ गया बेटा। y इज इक्वल टू x - 5 रेज टू दी पावर 1/3 ये आंसर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, इस y को क्या लिख सकते हैं सर, ये y जो है ना ये हमारे f(x) का इनवर्स है, मतलब यही हमारा f इनवर्स है। f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 5 रेज टू दी होल पावर 1/3। चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है, x + 5 x - 5 ये है बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, अगर ये सब्जेक्टिव आ गया तो आपसे 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है ये, है ना। तो बड़ी ही तसल्ली से, बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते जाओ बेटा और आगे बढ़ते जाओ। तो क्वेश्चन 14 यानी फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। डन सर। लेट f इज अ फंक्शन, ठीक है सर, एक फंक्शन f है, ठीक है, और इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है r-3/5। मतलब इसका डोमेन बोले तो इनपुट क्या क्या रखा जा सकता है सर? इस वाले फंक्शन में आप सारे रियल नंबर इनपुट रख सकते हो, सारे रियल नंबर इनपुट रख सकते हो, x की जगह रख सकते हो, एक्सेप्ट 3/5। बस आप 3/5 मत रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 3/5 क्यों नहीं रखने दे रहे हैं ये लोग। 3/5 को क्यों हटा दिया इनपुट में से, है ना? इनपुट में से क्यों हटा दिया? रीजन भी तो पता होना जरूरी है सर। ऐसे ही थोड़ी ना बस इन्होंने कहा 3/5 नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है ये भी तो पता होना जरूरी है। ये इनपुट हो गया। अब इनपुट से कहां तक? तो आउटपुट है आर, तो दिस टू दिस आर, ठीक है। डन सर। मैं यहां लिख देता हूं, ये है बेटा अपना डोमेन, यानी सेट ऑफ इनपुट्स। क्या है सर? डोमेन, यानी अपन कह सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। सारी वैल्यू एक्स में नहीं रख सकते आप, अलाउड वैल्यू सारे रियल नंबर रख दो। 3/5 नहीं, 3/5 नहीं, देखा? तो सारी अलाउड है, 3/5 नहीं है अलाउड, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा? ये अपना डोमेन नहीं, कोडोमेन, सॉरी, ये अपना कोडोमेन हो गया सर। डन है, बिल्कुल डन है सर। डन। यानी इसके अंदर अपने आउटपुट छुपे हुए हैं। आउटपुट जो भी है सारे रियल नंबर्स आउटपुट है कि नहीं है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी आउटपुट होगा वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर में से ही निकलेगा, ठीक है। अब सुनते जाओ मेरी बात सर। बात नंबर 1 तो ये बताओ आप कि ये क्यों नहीं ले सकते हम इनपुट में 3/5? तो मैं बताता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन देखो, फंक्शन कैसे डिफाइन है बेटा? f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है बेटा। ये जो फंक्शन है ना, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ये एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। क्लास 12th में हो, रैशनल फंक्शन तो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो पढ़ता होगा, आपको पता होगा। ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है सर? देखो, रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसी चीजें दिखेंगी, एज वेल एज न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। समझ रहे हो? देखो, 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, 5x माइनस 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है दोनों। यस सर। अगर तुम्हें कोई भी रैशनल फंक्शन मिल जाए, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन वाला एक फंक्शन मिल जाए, समझ जाना इनपुट वैल्यूज, इनपुट का मतलब है आप डाल क्या सकते हो, आप x की वैल्यू क्या इंसर्ट कर सकते हो। जब ये सोचने बैठो ना तो समझ जाना नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कोई भी फ्रैक्शन हो, ऊपर कुछ भी आ जाए, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए, √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, नीचे अगर डिनोमिनेटर पूरा 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन, और हमें हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना होता है। तो जब भी रैशनल फंक्शन दिखे, समझ जाना सर हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा इनपुट के लिए, इनपुट मतलब कौन कौन सी x, कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x जा सकती हैं इसके अंदर। तो इस चीज की जब भी बात होगी रैशनल फंक्शन में, तो अपॉन में जो भी चीज होगी, जो भी अपना पॉलिनोमियल होगा, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब 5x माइनस 3 जो है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? यस सर। तो 3 को वहां भेजेंगे, 5x इज नॉट इक्वल टू 3, माइनस 3 से प्लस 3 बन जाएगा। 5 को वहां भेजेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 3/5। देखो, x जो है वो 3/5 नहीं हो सकता, तो वैल्यूज ऑफ x सारे रियल नंबर, बस 3/5 नहीं लेना है। -3/5 का मतलब है 3/5 को छोड़ना है। समझ में आया ये 3/5 क्यों हटाया गया? समझ में आ गई? ये मैंने सिर्फ आपको ये वाला पार्ट समझाया कि भैया फंक्शन में इनपुट जो है, डोमेन जो है, वैल्यूज ऑफ x जो है, वो सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 3/5। इसको पढ़ते हैं रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/5। क्यों 3/5 को हटाना है? इसलिए हटाना है। समझ गए ना? यस सर। अब बात हो रही है कि भैया यहां पर ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर, सिंपल है, छोटी सी चीज है ना? ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, 101% समझ में आ जाएगा। डन सर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है? डन। तो सर ये अपन ने इरेज कर दिया। अब सुनो मेरी बात,
बात नंबर 1, तुम अगर नोटिस करो तो तुम्हें यहां पर भी एफ इनवर्स दिख रहा है, यहां पर भी एफ इनवर्स दिख रहा है, यहां पर भी एफ इनवर्स दिख रहा है, बस यहां एफ इनवर्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हमें इन तीनों में एफ इनवर्स सबसे ज्यादा दिख रहा है तो हमें एक काम करना चाहिए, इसका एफ इनवर्स निकालना चाहिए। अपन को पहले एफ इनवर्स कैलकुलेट करना चाहिए। हो सकता ए, बी और डी में से कोई आंसर हो जाए, है ना, हो सकता आंसर हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर सी देखेंगे। चलो सर, एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं सर। कैसे निकलेगा? देखो, एफ इनवर्स एक्स अगर निकाल रहे हैं तो समझ जाओ फिर कि जो फंक्शन एफ है, जो ये फंक्शन है, ये क्या होगा बेटा? ये 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। सही बात है सर, है ना, 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। तो चलो सर शुरू करते हैं। एफ इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन है, सबसे पहला स्टेप है सर, आप फंक्शन को लिखो। सबसे पहली स्टेप तो यही है, 3x + 2 अपॉन 5x + 3, 5x - 3, सॉरी। दूसरा स्टेप है fx की जगह y लिख लो सर। ठीक है, दूसरा स्टेप है इस fx की जगह हम y लिख लेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, y = 3x + 2 अपॉन 5x - 3। नेक्स्ट स्टेप होता है इसको सॉल्व करो और x = समथिंग लाओ। ठीक है सर, इसको सॉल्व करो और x = समथिंग लाओ। x = समथिंग मतलब ये क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, डन। तो y = 3x + 2 अपॉन 5x - 3। इसको यहां ले जाना पड़ेगा, y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 5xy y इंटू 3 माइनस का 3y = 3x + 2। ठीक है, x समथिंग बनाना है ना? हाँ सर। तो बेटा देखो, इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है, तो इनको साथ में लिखो। ठीक है सर, 5xy और माइनस का 3x हो जाएगा। डन सर। 3y को वहां फेंक दो, तो 3y प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2 तो है ही, है ना। अब इन दोनों से x कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा? 5y - x, 5y - x, सॉरी -x नहीं, -3, 5y - 3 = 3y + 2। ठीक है सर। अब x = कितना आएगा सर? पूरे ब्रैकेट को वहां भेज दो, 3y + 2 अपॉन 5y - 3। ये x = समथिंग में हमने चेंज कर दिया सर, यहां लिख देते हैं। x = कितना आया? 3y + 2। ठीक है, 3y + 2 अपॉन 5y - 3। लास्ट स्टेप, जब हम fx की जगह y लिख लेते हैं, सॉल्व करके x = बना देते हैं। एक और स्टेप है, लास्ट है, x और y को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। x और y को इंटरचेंज का मतलब है जहां x है वहां भैया y पहुंच जाएगा और जहां y है वहां x आ जाएगा। बस इतना सा काम कर दो। ठीक है सर। तो x = है, ये y = बन जाएगा। 3y है, ये 3x बन जाएगा, +2 अपॉन 5y है, 5x बन जाएगा और -3। ये आंसर आ गया। अब सुनो, नोटिस करना, गौर करना, हमारा फंक्शन था fx, ये, और इनवर्स जो y, ये इनवर्स है बेटा, इसको अपन f इनवर्स x लिख सकते हैं, f इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो f इनवर्स x जो आया इधर लिख लेते हैं बेटा। f इनवर्स x जो आया, ये आया सर, यहां से देख के लिखो, 3x + 2 अपॉन 5x - 3, 3x + 2 अपॉन 5x - 3। एक चीज नोटिस करो, अब तो कर ली होगी तुमने नोटिस, fx जो है वही उसका इनवर्स भी आया। देखो, fx 3x + 2 अपॉन 5x - 3, fx का इनवर्स f इनवर्स x 3x + 2, 3x + 2, 5x - 3, 5x - 3। इसका मतलब श्योर शॉर्ट, बिल्कुल श्योर शॉर्ट वाली बात है, बिल्कुल श्योर है इस बारे में कि सर जो fx है और जो fx का इनवर्स है f इनवर्स x, सर जी ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आए। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है पहला वाला, f इनवर्स x = fx। ए इज द करेक्ट आंसर। देखा, मैंने कहा था ना, f इनवर्स निकालो, हो सकता हमारा आंसर इंस्टेंटली आ जाए। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई बच्चा? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई है सारी बात। आगे चले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 16 दैट इज 16। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है सर, डन। लो भाई, ये हो गया 16th क्वेश्चन, ठीक है। Let R be a relation on the set n of natural numbers denoted by NRM such that n is a factor of m, then R is। Okay, समझाता हूं, सुनो और समझो। देखो सुनो, हमारे पास एक रिलेशन R है जो सेट n पर है। मतलब जो रिलेशन है ना R, ये नेचुरल टू नेचुरल है, मतलब इसका इनपुट भी नेचुरल है और इसका आउटपुट भी नेचुरल आएगा। इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है दोस्त, है ना। इतनी बात तो क्लियर है सर। ये क्या है सर? दिस इज डोमेन। डोमेन बोले तो सर जी नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ नेचुरल, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन बोले तो सर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एन, दूसरा एन क्या है? दूसरा सेट क्या है सर जी? ये अपना कोडोमेन है, ये अपना कोडोमेन है। अब कोडोमेन बोले तो कोडोमेन का मतलब है सर इसके अंदर आउटपुट्स छुपे हुए हैं, इसके अंदर आउटपुट छुपे हुए हैं सर, डन। अब मेरी बात सुनना, इन्होंने इस बार जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिया वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लिखा है एन आर एम। कंफ्यूज मत होना, एन आर एम का मतलब है एन कॉमा एम, बस इतनी बात है कि ये एक रिलेशन में आएगा, है ना। आर, एन आर एम का मतलब है एन इज रिलेटेड टू एम, एन एम, एन कॉमा एम इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंगिंग टू आर, आर यानी रिलेशन में है। अब ये क्या है? एन और एम क्या क्वालिटी शो कर रहे हैं? गौर से सुनना सर जी, ये क्वालिटी ये शो कर रहे हैं कि n इज द फैक्टर ऑफ m, n इज द फैक्टर ऑफ m। तुम्हें एक चीज बताऊं, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, डिवाइड कर देने वाला, मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब अपन अगर डायरेक्टली कहें n इज अ फैक्टर, मतलब n डिवाइड कर रहा है किसको? m को, पूरी तरह से। सिंपल है। सेकेंड डिवाइडेड बाय वन, जो रिलेशन बन रहा है ना, जो रिलेशन बन रहा है ना, वो ये है सर। क्या है रिलेशन? रिलेशन है सर सेकेंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे का फैक्टर है, पहला एलिमेंट दूसरे का फैक्टर है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब n से n निकलेगा, इस n से m निकलेगा। x कॉमा y भी मान सकते हो, x कॉमा y, ठीक है, x कॉमा y भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। यहां पर ये छोटा सा ये x हो गया और ये बेटा y हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है बिल्कुल भी। ये जो इनपुट है ये नेचुरल नंबर से आएगा, ये जो m यानी y आउटपुट है ये भी नेचुरल नंबर से आएगा। अब हमें बताना है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है, या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर, तो सर ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों होगा बताता हूं। रिफ्लेक्सिव के आगे मैंने लिख दिया बेटा यस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ये, पर ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। इसका आंसर डी आएगा। अभी सब एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है सेम कॉमा सेम। रिफ्लेक्सिव को भाई साहब सेम कॉमा सेम चाहिए, बात खत्म, है ना। रिफ्लेक्सिव कहता है मुझे तो ए कॉमा ए चाहिए, बात खत्म, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और कौन कौन से ए चाहिए? जो सेट इनपुट वाले सेट में चीजें हैं। इनपुट वाले सेट में कौन कौन है? सारे नेचुरल नंबर है। तो अपन कहेंगे फॉर ऑल इनपुट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। मतलब नेचुरल नंबर इसमें 1 होगा तो ये कहता है कि मुझे 1,1 चाहिए। इसमें 2 भी है नेचुरल नंबर तो 2,2 चाहिए, 3 है तो 3,3 चाहिए। तो कुल मिला के रिफ्लेक्सिव की डिमांड है किस बॉस, हमारे पास 1,1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सबसे पहला जो सेट है n उसमें 1 होगा सबसे पहला, तो 1,1 चाहिए। इसको फिर 2,2 भी चाहिए, इसको फिर 3,3 भी चाहिए, इसको 4,4 भी चाहिए। ऐसे चलते 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 इसको सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए कहां? रिलेशन में। और बेटा ये सारे बिलोंग करेंगे रिलेशन में, बोलो क्यों? बताता हूं क्यों ये बिलोंग करेंगे अपने रिलेशन में। ये बिलोंग इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि
हमें बस इतनी सी चीज चेक करानी है, ये कंडीशन है रिलेशन में किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के आने की, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी ये इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, क्या 1 का फैक्टर 1 है? बिल्कुल है। क्या 2 फैक्टर है 2 का? बिल्कुल है। क्या 3 फैक्टर है 3 का? बिल्कुल है। मतलब 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1। देखो, n इज अ फैक्टर ऑफ m, n इज अ फैक्टर ऑफ m, 1 is a factor of 1, yes, 2 is a factor of 2, yes, 3 is a factor of 3, yes। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, सारे के सारे ये हमारे रिलेशन में आएंगे। और सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम आ गए तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। डन है? बिल्कुल डन है। अब चलते हैं अपन सिमेट्रिक पे, ठीक है? डन सर। सेकंड सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक उल्टी बात करता है। सिमेट्रिक कहता है भैया कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, अगर 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए। ये हमने लिख दिया इसके आगे नो। ये नो है बेटा, मैं बताता हूं क्यों है नो, सुनते जाना। देखो, नंबर 1 सिमेट्रिक कहता है, पहले सिमेट्रिक की बात सुन लो। सिमेट्रिक कहता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो फिर B, A इसका उल्टा भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ये कहता है। जबकि यहां पर ये चीज कंटिन्यू नहीं हो रही। क्यों? अभी सुनना, मेरी बात सुनना। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है? ध्यान से सुनना। जी सर, मैंने कहा मुझे ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर सोचना है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे का फैक्टर हो, पहला वाला एलिमेंट दूसरे को निपटा दे, डिवाइड कर दे। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 3, 9। क्या ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? बता रहा हूं सर। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, मतलब n, m, n भी नेचुरल नंबर, m भी नेचुरल नंबर, n भी और m भी, ठीक है? डन सर। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सर दिस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, 3 9 को डिवाइड कर देगा, फैक्टर का मतलब है डिवाइड कर देने वाला। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं? क्या मैं 9, 3 लिख सकता हूं? बट 9, 3 इसका उल्टा हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। 9 3 का फैक्टर नहीं है। देखो 3 9 का फैक्टर है, बट 9 3 का फैक्टर नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस सर, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। तो यहां पर लिखेंगे अपन बिकॉज 9 फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फैक्टर होना चाहिए, नहीं है। पर यहां 9 इज नॉट आ, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। 9 3 का फैक्टर नहीं है, इसीलिए यह सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई सर? यस सर, ठीक है, समझे क्या? यस सर। तो यह सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, क्रॉस कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ये कह रहा है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, क्रॉस कर दो, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक बोल रहा है ना, सिमेट्रिक थोड़ी ना है। सिमेट्रिक तो नो आया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो ये इक्विवेलेंस कह रहा है काट दो, ऑटोमेटिकली डी हमारा आंसर हो गया। तो मैं ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ट्रांजिटिव में तुम्हें चेक करा देता हूं क्योंकि जरूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीधा सीधा पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे जैसा ये लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है? जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा यार 3, 6, क्या ये हमारे रिलेशन में आएगा? हाँ सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर n इज द फैक्टर ऑफ m, 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। सेकेंड अपॉन फर्स्ट बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, 6/3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के आगे, एंड 6,18। क्या 6,18 बिलोंग करेगा रिलेशन से? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? बताता हूं क्यों करेगा। 6,18 इसलिए करेगा क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर हैं और 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 6 18 को डिवाइड कर सकता है, तो 6 फैक्टर हो गया। अब 6 ही क्यों लिया? रीजन है क्योंकि अपन ट्रांजिटिव समझ रहे हैं। ट्रांजिटिव कब होता? जब इसका आखिरी और इसका शुरुआत मैच कर जाए, तब ट्रांजिटिव करते हैं अपन, ठीक है सर।
तो अब हमें चेक करना पड़ेगा 3,6, तो ये 6 है, 6,18 ये 6 है, दोनों, इसका आखिरी में 6, इसका शुरुआत में 6, इनको जरा कट कर दो। 3,18 भी हमारे पास आ रहा है क्या? 3,18 बिलोंग कर रहा है क्या? बिलोंग कर रहा है क्या? यस सर, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि 3 को डिवाइड कर सकता है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, इसलिए ये आएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ये वाला पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, डन सर। तो ये हो गया बेटा अपना 16 कंप्लीट, इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं 17। दिस इज 17, जल्दी से देख लो बेटा, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, जल्दी से देखो, पढ़ लो इसको, इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 17 जो 17 है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपनी आंखें, कान, सब कुछ अच्छे से खुला रखना पड़ेगा, दिमाग को भी खोल के रखना। देखो बात यहां हो रही है कि हमको एक सेट दिया गया है एस। ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। जी सर, एस हमको एक सेट दिया गया है। ठीक है, वैसे मैं सच्ची बताऊं तो यहां एस का तो कोई काम ही नहीं है, देख लेना, सेट एस का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है सर, यहां हमने लिख दिया 1, 2, 3। ठीक है, 1, अरे भाई लिख जा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, ठीक है, डन सर। एक सेट है एंड लेट ए इज इक्वल टू एस क्रॉस एस। ठीक है, एक सेट ए है जो कि एस क्रॉस एस है, मतलब एस क्रॉस एस कार्टेशियन प्रोडक्ट चला। ठीक है, फिर से ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो अपन ने ए कर लिया, ए क्रॉस ए, एस क्रॉस एस निकाल लेते हैं सर अपन। ठीक है, एस क्रॉस एस निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 5, 5 25, 25 एलिमेंट्स आएंगे। चलो निकाल लेते हैं सर। ठीक है, 1, 1, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 1, 3, ठीक है, 1, 4, 1, 5, 1, 4। ये समझाने के लिए बेटा ये जरूरी है लिखना यार, ये नहीं तो मैं अगर लिखूंगा नहीं ना तो तुम्हारी खोपड़ी से उड़ जाएगा सब कुछ। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। अरे बन जा भाई बच्चा, इसको अभी अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, 3, 1 भाई, एस क्रॉस एस तो निकालना आता है ना। 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड 3, 5। 4, 1 है ना, 4 और 5 दो लाइन और लिखनी पड़ेंगी। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 5। एक और लाइन 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 लास्ट 5, 5। ठीक है, डन। और इसको बंद कर दो। ये हो गया बेटा अपना एस क्रॉस एस। अब इसको आप एस क्रॉस एस के नाम से नहीं जानेंगे, अब आप इसको ए के नाम से जानेंगे। अब सुनो, असली कहानी यहां शुरू होती है दोस्त, असली कहानी यहां शुरू होगी। कहां सर? बताता हूं, सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है सर, एस को बिगाड़ दो भाई, एस का काम खत्म, एस इंटू एस भी हटा दो। हमें जो चीज ध्यान रखनी है सर वो ये है कि ये ए सेट है, बस ये ए सेट है। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एलिमेंट्स क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। देखो, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, ऐसे 25 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इसके एलिमेंट्स बने बैठे हैं। डन सर? बिल्कुल डन सर। आगे सुनना, सुनते जाना। जी सर, इसको यहां लिख लेते हैं। अभी सही है, इट इज फाइन नाउ। अब एक तरह से आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन पूरा नया क्वेश्चन हो गया। अपन को एक सेट है, इस सेट का ए क्रॉस ए करा होगा। सुनते जाना। अब देखो, ए क्रॉस ए करा होगा क्योंकि रिलेशन जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है ना,
रिलेशन ऑन ए, मतलब रिलेशन जो है ना बेटा, रिलेशन जो है ये ए से ए के ऊपर है, ऑन ए का मतलब है ए टू ए, मतलब सर ए क्रॉस ए हो रहा होगा। ए कैसे आया, एस क्रॉस एस करके, और एस तो खत्म हो गया, खत्म, मर गया, एस गया, ए क्रॉस ए हो रहा होगा। अब तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा, इसके अंदर 625 एलिमेंट्स आएंगे, 625 एलिमेंट्स आएंगे, 625 एलिमेंट्स आएंगे, जी हां, क्योंकि इसके अंदर भी 25 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 25 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 25 इंटू 25 टू 625। तो ये कर तो सकते नहीं है अपन, ठीक है सर। मैं बस इतना समझाना चाहता हूं दोस्त कि जो ए क्रॉस ए होगा वो कैसा दिखेगा, बस थोड़ा सा ये समझ लेना, ठीक है। ए क्रॉस ए कैसा दिखेगा सर, ये ऐसा दिखेगा अपन को, ध्यान से सुनना जी सर। 1,1 ये एक हो गया, कॉमा 1,1 ब्रैकेट क्लोज, ये हुआ पूरा एक एलिमेंट, ये हुआ पूरा एक एलिमेंट, समझे, ये हुआ पूरा एक एलिमेंट। ऐसे ही 1,1 1,2 ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, 1,1 ब्रैकेट क्लोज 1,2, ऐसे ही 1,1 1,3। पर ऐसा करना नहीं है अपन को, नहीं तो तुम तो बाबा हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ऐसा करना नहीं है अपन को, इस पे भी ध्यान नहीं दो। अब जो चीज हम करा रहे हैं ना उसको ध्यान से देखना, उसमें तुम्हें इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, हमें एक चीज दी गई है कि जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है, ए कॉमा बी, ठीक है सर, रिलेशन सी कॉमा डी, ये दिया गया है, डन। मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो आर है, जो रिलेशन आर है उसके अंदर सर क्या होगा, इसके अंदर रिलेशन आर से ये बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज विल बिलोंग टू रिलेशन आर। किस कंडीशन में बिलोंग करेगा ये भी देख लो, किस कंडीशन में बिलोंग करेगा ये भी देख लो। कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये दी गई है, ध्यान से देखना। अभी मैं जब समझाऊंगा ना आगे तब मस्त मजा आ जाएगा तुम्हें समझने में। कंडीशन दी गई है AD इज इक्वल टू CB, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक है। अब समझते हैं इसको क्या है, समझना बात को, ठीक है। कंडीशन, क्योंकि बिना कंडीशन के आप रिलेशन बना ही नहीं सकते। सुनो, AD मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट यहां लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ, 1 2 3 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल होना चाहिए B इंटू सी, यानी सेकेंड इंटू फोर्थ, है ना, सेकेंड इंटू थर्ड, नॉट फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। ये चीज हमें करनी है सर, वेरीफाई हर बार, ये चीज हमको वेरीफाई करनी है बेटा हर बार। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस वी हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है, डन है सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात, अब शुरू करते हैं। ये अपना रिफ्लेक्सिव निकलेगा, सॉरी इक्विवेलेंस निकलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेगा। क्यों बताता हूं, सुनते हैं ना। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सेम कॉमा सेम, सुनते जाना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर A कॉमा B है तो रिलेशन होना चाहिए इसका इसी के साथ, A कॉमा B से, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये पूरा एक एलिमेंट है, X रिलेशन Y, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये होना चाहिए, कहां, रिलेशन के अंदर A कॉमा B और A कॉमा B होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि सेम कॉमा सेम हमारा रिलेशन में होगा, ठीक है, सेम कॉमा सेम हमारा रिलेशन में होगा। डन सर, बात समझ रहे हो, हाँ। और यहां सुन लेना, यहां लिख देना A कॉमा B बिलोंग्स टू अपना क्या है, A, कैपिटल A, ठीक है, सुनते जाओ। अब यहां पर अपन को दिखना है सर, ये तो हो गई फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया अपना थर्ड, ये हो गया सर अपना फोर्थ, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। हमें फर्स्ट इंटू फोर्थ करना है, फर्स्ट इज A इंटू बी, फर्स्ट इज A, फोर्थ इज B, ठीक है। फिर हमें सेकेंड इंटू थर्ड करना है, सेकेंड है B और थर्ड है A, B इंटू A।
तो बेटा a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल तो होता है, इक्वल तो होता है, हाँ सर इक्वल होता है, खत्म बात। इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो रिफ्लेक्सिव है। a कॉमा बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, a कॉमा बी। अब तुम ये नहीं कह सकते सर ये x कॉमा y क्यों नहीं है। अरे भाई यही x है यही y है, क्योंकि जो a सेट है उस a सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो a कॉमा b के जैसे ही हैं, a कॉमा b ये एलिमेंट्स हैं, इसलिए x कॉमा r नहीं लिया, x r y नहीं लिया, ऐसा नहीं लिया सर इसको, x रिलेशन y नहीं, x r y जो x है ना वो खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें a कॉमा b लेना पड़ा सर हमको। समझे क्या? यस सर, समझ गए? इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं बेटा अपन उसकी सिमेट्रिक की। ठीक है सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, डन। चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं सर। सिमेट्रिक क्या होता है, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, शॉर्ट स्पेलिंग, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर मान के चलो a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, a कॉमा बी, बहुत गौर से सुनना, a कॉमा बी ये आर रिलेशन, इसका जस्ट उल्टा, a कॉमा बी का उल्टा क्या होगा, b कॉमा ए कॉमा बी का उल्टा क्या होगा, b कॉमा ए। तो सर b कॉमा ए लिखेंगे क्या, b कॉमा ए लिखेंगे क्या? अगर आपने ये लिख दिया तो आप गड़बड़ कर रहे हो, अगर आपने ये लिख दिया तो आप गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, ये तो एलिमेंट्स हैं भाई, ये तो एलिमेंट्स हैं। सुन लो मेरी बात, सुन लो, यहां पर हमें दो एलिमेंट्स लेट करने पड़ेंगे। लेट करते हैं सर, एक है अपना a कॉमा बी और एक है अपना c कॉमा डी, एक है अपना c कॉमा डी, ठीक है। और हम लेट करते हैं कि ये दोनों बिलोंग करते हैं अपने सेट ए से, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है, ये सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। सुनते जाना, मेरी बात सुनते जाना सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन सेकेंड एलिमेंट a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, ठीक है, इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि भैया फिर c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी भी होना चाहिए। देन c कॉमा डी शुड बी रिलेटेड टू a कॉमा बी। ये कहता है भाई सिमेट्रिक, ये कहता है कि भाई साहब अगर आप मान के चलो इसको, अगर आपने x मान लिया रिलेशन, इसको आपने अगर y मान लिया, तो सिमेट्रिक क्या कहता है, ये कहता है कि भैया x कॉमा y अगर रिलेशन में है, इसी को तो कहते हैं x कॉमा y रिलेशन में, तो फिर y रिलेशन x भी होना चाहिए, मतलब y कॉमा x भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ये बोलता है, उसका उल्टा है ना, x कॉमा y तो y कॉमा x, a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d, तो फिर c कॉमा d रिलेशन a कॉमा b भी होना चाहिए। ठीक है सर, चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है सर। चलो सर, चेक करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, है ना, सेकेंड और थर्ड BC, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। देखो AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB, ठीक है, गिवन है, डन सर। यहां करके देखते हैं, अगर यहां भी यही आ गया बिल्कुल AD इज इक्वल टू BC, तो समझ जाएंगे अपन ये सही है, बिल्कुल होगा, ट्रांसिमेट्रिक हो जाएगा। तो CB, ठीक है सर, CB इंटू DA इज इक्वल टू DA। यार ये है ही तो, यही तो है, यही तो है। देखो देखो, BC इक्वल DA या AD इक्वल DA या AD, सेम तो आ गया यार, बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। बात समझ में आ गई सर? ये अपना रिफ्लेक्सिव भी निकला, ये अपना सिमेट्रिक भी निकला। अब बात होगी ट्रांजिटिव की, अच्छे से कॉपी कर लो, ट्रांजिटिव लिखने वाला हूं, ठीक है, डन सर। इसको जल्दी से अपन इरेज कर देते हैं। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, मैं तो लिखूंगा ही, क्योंकि मुझे तो समझाना ही है आपको, मेरा तो काम है आपको समझाना, आपको एक्सप्लेन करना। देखो सिमेट्रिक, जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, A, B और C। अब समझना, यहां तीन एलिमेंट्स, तीन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, AB, BC और DE, ऐसे लेने पड़ेंगे सर, ठीक है। तो अपन लेट कर लेते हैं, थर्ड इज ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये, कम से कम। अपन लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A कॉमा B ये एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, और ये बिलोंग कर रहा है A से, ठीक है।
है ना। फिर हमारे पास एक है ए बी हो गया, सी डी, सी कॉमा डी ये भी बिलोंग कर रहा है ए से, और एक और है ई कॉमा एफ, ई कॉमा एफ बेटा ये भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, है ना। तीनों ये एलिमेंट्स या तीनों ही ऑर्डर पेयर्स ए के हिस्से हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव ये कहता है बेटा कि अगर कंडीशन बने, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और ये वाई है ना, वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो फिर सो वाई और वाई छोड़ दो, एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये यहां एक्स वाई एलिमेंट्स है, यहां एलिमेंट्स क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, लेट ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी रिलेटेड है। मान लिया कि भैया ये दोनों रिलेटेड है, ये दो एलिमेंट्स है ना, ये दो एलिमेंट्स रिलेटेड है, जैसे एक्स कॉमा वाई है ऐसी, इसको एक्स कॉमा वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स रिलेटेड वाई, है ना, वाई रिलेटेड जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डन सर। तो फिर यहां एक्स रिलेटेड जेड होना चाहिए, ठीक है। अब चलो सर करते हैं स्टार्ट, इसको इरेज कर दूं मैं। देखो अगर हमने ये मान लिया कि सर ये दो एलिमेंट्स रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन में आएंगे, अगर हमने ये मान लिया, और एक और चीज मान लेते हैं एंड, जैसे ये हो गया एक्स रिलेटेड वाई, ठीक है सर। अब अपन y रिलेटेड z मान लेते हैं कि ये भी रिलेशन में है, y यानी c कॉमा डी रिलेशन e कॉमा f, ठीक है। अच्छा अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो अब अपन को क्या बताना पड़ेगा, गौर से सुन लो, गौर से सुन लो सर। हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये मान के चलो x कॉमा y है ना, ये x है और ये y है और ये रिलेशन है, ये c कॉमा डी अगर y है तो यहां भी c कॉमा डी y होगा, ये y रिलेशन z है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है सर तो अपन क्या करेंगे, x कॉमा y और y कॉमा z में, ये आखिरी में y है, यहां शुरू में y से y काट देंगे, हमें चेक करना पड़ेगा x रिलेटेड टू z होना चाहिए, ये चेक करना है। तो कुल मिला के a कॉमा b शुड बी रिलेटेड टू e कॉमा f, ये चेक करना है, a कॉमा b e कॉमा f, a कॉमा b e कॉमा f, है ना, a कॉमा b e कॉमा f हमें चेक करना पड़ेगा। यहां से देख लो, a कॉमा b शुड बी रिलेटेड टू e कॉमा f, ये हमें चेक करना है, और इसको चेक करने के लिए हम बाद में काम करेंगे, फिलहाल इसको हटाओ, इस पे काम करना शुरू करो, ठीक है सर, ठीक है, इस पे काम करना शुरू करो। देखो फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है सर, फर्स्ट इंटू लास्ट इज a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, ये अपन को दिया गया है ना, इज इक्वल टू b इंटू सी, ये तो अपन को दिया गया है सर, ठीक है। a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी या c इंटू b, जो भी लिखना है सर, ये अपन को गिवन है इसलिए अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी हमारे रिलेशन में, तो इसका भी 1 इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड होगा इक्वल, बिल्कुल होगा इक्वल। c इंटू एफ किसके इक्वल होगा सर, c इंटू एफ इज इक्वल टू d इंटू ई, है ना, d इंटू ई, d इंटू ई, सर ये भी इक्वल होगा। ये दोनों चीजें आ गई। अब इन दोनों चीजों की मदद से अगर हम क्या ले आए, अगर हम ले आए a इंटू एफ लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू b इंटू ई, अगर हम ये लाने में सक्षम हो गए तब हम कहेंगे कि हाँ यार ये भी सही है, कि दिस रिलेटेड टू दिस होगा। अगर हम ये ले आए इन दोनों की मदद से, चलो लाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, डन सर। बेटा अपन को ए एफ बी ई चाहिए, ए एफ बी ई, अपन को सी डी हटाना है, सी डी हटाना है, ठीक है सर। यहां से सी डी की, सी या डी, सी अपॉन डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो डी को वहां भेज दो, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बेटा सी अपॉन डी, सी अपॉन डी को हटाना है तो इसकी वैल्यू अपन ने ए बी निकाल ली, ठीक है, डन। यहां पर भी सी अपॉन डी लेकर आते हैं, सी इंटू एफ इज इक्वल टू डी इंटू ई, डी को यहां लाओ सी के नीचे, सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अब ये जो सी अपॉन डी, डी नीचे आया, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो सी अपॉन डी आया इसकी वैल्यू बेटा अपन यहां से ये रख देंगे ए अपॉन बी, तो यहां से अपन ने रखी है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सर ई अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई,
ये जो मिला बेटा ये क्या है, यही तो है, a इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई, मिल गया। अगर ये मिला तो ये किसकी वेरिफिकेशन कर रहा है, ये इतने पार्ट की वेरिफिकेशन कर रहा है, देयरफॉर यस ये ट्रांजिटिव होगा। हमारा ये क्वेश्चन सेम कंडीशन, हमारा रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला, ट्रांजिटिव भी निकला। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। जल्दी से टिक कर दो, ठीक है। यही क्वेश्चन बेटा 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, तो बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से करने की कोशिश करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। लेट आर बी द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज। देखो वो ये बोल रहे हैं कि एक आर रिलेशन है और इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाओ, बिल्कुल लगभग इसी के जैसा क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में। वहां क्वेश्चन क्लियर दिया था, यहां क्वेश्चन उलझा कर दिया है। मैं बताता हूं कैसे, सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। यहां पर कहा कि लेट आर बी द रिलेशन, आपको एक रिलेशन आर दिया है और इस रिलेशन में ध्यान से सुनना किसकी बात की गई है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, आई गेस है ना, ट्राइंगल्स की बात हो रही है, हाँ ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक सेट है और वो सेट, उसके सेट के अंदर क्या है, ऑल द ट्राइंगल्स। लेट कर लेते हैं कि अपने पास एक सेट टी है, लेट सेट टी है, और मान लेते हैं कि इसके अंदर अपने पास 4 ट्राइंगल है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, और ले लेते हैं सर T5 T6, ठीक है, ठीक है, डन। 6 ट्राइंगल्स इसलिए लिए क्योंकि टोटल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स 6 होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। 6 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, तो ले लिए, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स कहा ना उन्होंने कि जितने टाइप के ट्राइंगल्स है सब उस सेट में पड़े हैं। अब ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन काहे पे है सर, ये रिलेशन है सेट टी के ऊपर, मतलब टी क्रॉस टी है ना, टी क्रॉस टी पे चला होगा, यस सर। अब बात को समझने की कोशिश करना, बात यहां पूरी की पूरी कॉन्ग्रुएंसी पर है। आंसर बेटा अपना इक्विवेलेंस होगा, ध्यान देना, आंसर अपना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों होगा बताता हूं, सुनो। यहां पर बात की गई है, जो मेन चीज है दैट इज कॉन्ग्रुएंस। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि हमारा जो रिलेशन आर है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, सुनते हैं ना जी सर। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होगा सर, सिंपल है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस शब्द पे ध्यान देना, इस कॉन्ग्रुएंट। रिफ्लेक्सिव कहता है कि मेरे अंदर सेम कॉमा सेम आना चाहिए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सेम कॉमा सेम आना चाहिए। लेकिन ये कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो भी सेट में दी गई है, जैसे T1 है तो मेरे अंदर T1 कॉमा T1 होना चाहिए, T2 कॉमा T2 होना चाहिए, T3 कॉमा T3 होना चाहिए, सब आने चाहिए। ये सब तभी आएंगे रिलेशन में जब ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भैया इसके अंदर सेम कॉमा सेम आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू सेट टी, टी के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो ए बन जाएंगी। अब एक बात बताओ, ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ, इस पूरी चीज का मतलब हुआ कि यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे रिलेशन में ए कॉमा ए मतलब T1 कॉमा T1 होना चाहिए, है ना, T2 कॉमा T2 होना चाहिए, है ना, T3 कॉमा T3, सब बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना, सब डॉट 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 लिख देता हूं मैं, कहां तक बेटा, पूरे T6 कॉमा T6 तक होने चाहिए। ये 6 तो होने चाहिए, ये 6 तो होने चाहिए, और ये होंगे, क्यों होंगे, सिंपल है, क्योंकि सर ए कॉमा बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, भाई साहब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तब ही ये इस रिलेशन में आ पाएंगे। और बेटा अपन को पता है कि सेम ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने कहा एक ट्राइंगल है 6 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है वो भी 6 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तुम कहोगे सर ये तो दोनों सेम है, तो क्या दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी हां, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है, एक ट्राइंगल T1 है वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, एक ट्राइंगल T2 है वो T2 खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, हर हालत में होगा। तो T1 T2 कॉमा T2, T3 कॉमा T3, सेम कॉमा सेम, यार सेम ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव
बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बिल्कुल अपन टिक कर देंगे कि हाँ यार ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्सिव तो होगा सर, ये बात तो तय है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी फॉलो करा रहा है कौन? सेम कॉमा सेम। रिफ्लेक्सिव कहता है सेम कॉमा सेम चाहिए मुझे। तो कौन कौन से चाहिए सेम कॉमा सेम? जितने भी एलिमेंट्स मेरे सेट में है, सेट मतलब ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, टी क्रॉस टी, जो भी चल रहा है वो सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबके हम शक्ल चाहिए, डबलेट चाहिए। T1, T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4 सब चाहिए मुझे। कौन बोलता है? रिफ्लेक्सिव। लेकिन तभी आएंगे, ये सब तभी आएंगे सर जब दी हुई डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। और ये दी हुई डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्या ट्राइंगल T1 और ट्राइंगल T1 दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों ट्राइंगल तो सेम है, और एक ट्राइंगल खुद से, एक ट्राइंगल सेम ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड की, दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये भी होगा बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, अगर T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है और रिलेशन में आ रहे हैं, मान के चलो T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, अपन लेट कर लेते हैं कि सर दो ट्राइंगल्स हैं T1 और T2, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब T1, T2 रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर T1, T2 रिलेशन में आ गया कॉन्ग्रुएंसी वाली डेफिनेशन को फुलफिल करके, तो यार इसका उल्टा भी तो आ सकता है। सो T2, T1 विल ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ऐसा क्यों? सिंपल सिंपल देखो, मैंने कहा एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, मैंने कहा ये भैया अपना 30 डिग्री है ना, दिस, और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, दिस, ठीक है, मैंने ये बोल दिया भाई कि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम मैंने कह दिया T1, इसका नाम कह दिया T2। ठीक है, अब तुमने लिख दिया T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इस हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर बना T1, T2। सर ये तो रिलेशन में आएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक बच्चा उठा, उसने कह दिया सर क्या हम उल्टा नहीं लिख सकते? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। यार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 भी लिख सकते। तो सर इस हिसाब से फिर T2, T1 आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। हाँ यार बिल्कुल सही, तो सर ये भी तो रिलेशन का हिस्सा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। दो कॉन्ग्रुएंट चीजें, जैसे मान के चलो मैंने कहा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, तो आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो, B इज कॉन्ग्रुएंट टू A। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B के हिसाब से A, B आएगा रिलेशन में। और अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B को आप उल्टा भी बोल सकते हो, B इज कॉन्ग्रुएंट टू A, तो B, A आएगा रिलेशन में। तो अगर A, B इज ऑल्सो इन रिलेशन, T1, T2 रिलेशन में है, और इसका उल्टा भी आ सकता है, T2, T1 भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये तो सिमेट्रिक हो गया, है ना? तो ये तो सिमेट्रिक हो गया सर। टिक मार दो। रीजन भी लिखना है अपन को। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे इफ T1 is congruent to T2, then T2 is also congruent to T1, then T2 is also congruent to T1। इससे T1, T2 बन रहा है, इससे T2, T1 बन रहा है, खत्म बात। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव भी इजी है बेटा, ठीक है, ट्रांजिटिव की भी बात कर लेते हैं, दैट इज द थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ठीक है सर, डन। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं सर कि T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों रिलेशन में बिलोंग करेंगे। एंड T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में रिलेशन बनाएंगे। अब तो मैं एग्जाम्पल देता हूं भैया। एक ट्राइंगल हो गया, दो ट्राइंगल हो गया, तीसरा ट्राइंगल हो गया, T1, T2, T3। अब मैंने कहा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अरे भैया, तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? क्या बिल्कुल होंगे। अगर ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी बना रहा है, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी बना रहा है, तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा? बीच वाला एक कॉमन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएगा। भैया दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो ये रिलेशन में आएगा T1, T2। अगर T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है तो रिलेशन में आएगा T2, T3।
और अगर ये चीज हम गौर करें तो हमें तो पता है यार T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही तो ट्रांजिटिव कहता है। ट्रांजिटिव कहता दिस कॉमा दिस T2, यानी इसके लास्ट में T2 आया और इसके शुरुआत में T2 आया, दोनों को काट दो। अगर ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो T1 कॉमा T3 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। T1 कॉमा T3 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर T1 कॉमा T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव तो ये इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। डन सर, ठीक है, डन। चलो भाई 19th देख लेते हैं एमसीक्यू, इसको इरेज करते हैं। दिस इज 19th, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन दी सेट एस, ठीक है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 टाइप के रिलेशंस हमने पढ़े हैं। सबसे पहला तीनों का रिवीजन करा रहा हूं मैं तुम्हें। सबसे पहला है सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है सर। दूसरा जो हमने पढ़ा बिल्कुल लाइन बाय लाइन, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है सर। और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है। और सर अगर कोई रिलेशन तीनों टाइप का हुआ कि भैया एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ये सब तो आपको पता है सर, डन है सर। अब सुनो मेरी बात। सपोज आपको एक सेट दिया गया है S और उसके अंदर आपसे कहा गया कि भैया 3 एलिमेंट्स हैं, एक है A, एक है B और एक है C। डन है सर, बिल्कुल डन है। अगर मैं तुमसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसके अंदर कितने हैं, वैसे इसको ऐसे लिखा जाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, ठीक है, पर फिलहाल मैं n लिख रहा हूं। तो तुमने काउंट करा, तुमने देखा सर 1 2 3, तुमने कह दिया n की जगह 3 है। अब सुनते जाना क्वेश्चन सुनना और जवाब सुनना, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि तुमने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, सेशंस नहीं देखे हैं, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक सेट को देखकर, उसके एलिमेंट्स को गिनकर सिर्फ आपसे यह पूछ लिया जाए बताओ इस सेट के S क्रॉस S से, क्योंकि S क्रॉस S होगा तभी तो रिलेशंस बनेंगे, इस सेट के S क्रॉस S से जो भी है, इस सेट से तुम कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो, कितने। मैंने पूछा नंबर बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बना सकते हो। मैंने पूछा इसको देखकर बता दो, एस सेट को देखकर, इस सेट का एस क्रॉस एस होगा, ठीक है होगा, इस सेट से हम कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं, नंबर बता दो सर, कितने सिमेट्रिक रिलेशन हम बना सकते हैं। इस सेट को देखकर बता दो हम कितने ट्रांजिटिव रिलेशंस बना सकते हैं सर, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखकर या एस सेट देखकर बता दो, सिर्फ इतना देखकर बता दो इस सेट से हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं सर, जल्दी से बता दो बच्चा। अगर आपको नहीं पता तो आपने ये मेरे वीडियोस आई थिंक रेगुलरली नहीं देखे, रेगुलरली देखे होते तो पता होता। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हमें पता करना है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर फॉर अ सेट, भाई एक सेट S है तो ऑब्वियस सी बात है कि S क्रॉस S हुआ होगा, तब जाके इससे रिलेशंस बनेंगे भैया, तब जाके इससे रिलेशंस बनेंगे, है ना। और अगर मैं कहूं नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो, भाई कितने रिलेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस बता दो कि भैया नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस बनेंगे, तो इसका आंसर तो और इजी है सर, बहुत आसान है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है सर 2 की पावर, जैसे S है ना, S है ना, हाँ सर S है, तो S के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, है ना, तो इसकी पावर आएगी 3 इंटू 3, n इंटू n। भाई मान के चलो हम 2 सेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इंटू B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमने कहा बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ सबसेट बिल्कुल एक ही तरह से फाइंड किया जाता है, बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको निकालना हो तो सब तरीका सेम है दोनों का। क्या, 2 की पावर लगा दो, 2 की पावर क्या लगा दे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर, इसके अंदर मान के चलो n एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं m, तो 2 की पावर n और m का मल्टीप्लाई, n इंटू m। ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। रिलेशंस बोला मैंने, ना रिफ्लेक्सिव बोला, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, ना इक्विवेलेंस, सिर्फ रिलेशंस बोला मैंने, ठीक है सर। अब यहां S क्रॉस S हो रहा, तो S में कितने हैं, S के अंदर 3 है, S में कितने 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3,
जैसे इसमें कितने हैं n एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं m एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n इंटू m, तो यहां 2 की पावर 3 इंटू 3, समझ गए? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो सर क्या आएगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ठीक है, यहां लिख देते हैं सर 2 की पावर 9 टोटल रिलेशंस होंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है सर, ठीक है, इसी से खेल होगा पूरा, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ गया कि कितने रिलेशंस होंगे। अब इन 2 की पावर 9 में कितने रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होंगे, कितने रिलेशंस सिमेट्रिक होंगे, कितने रिलेशंस ट्रांजिटिव होंगे, कितने रिलेशंस इक्विवेलेंस होंगे, ये बताओ। चलो बता देते हैं सर, ध्यान से सुनना। देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर निकालना हो तो इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला है सर, क्या है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, खत्म। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है सर। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर n बाई 2 ब्रैकेट n प्लस 1, ये n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, क्योंकि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, बेसिकली ये सब के सब हमें s क्रॉस s, a क्रॉस a, b क्रॉस b, p क्रॉस p, सेम क्रॉस सेम, सेम क्रॉस सेम में चलता है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे n है ना, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मेन सेट अपना ये है s, ये है मेन हीरो ऑफ द क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिया गया ये, तो n एक हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, यानी 3, तो यहां 3 रख देना, यहां 3 रख देना। सर जी ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे? नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला भैया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला फॉर दिस, ये आपको निकालने पड़ेंगे देख देख के। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? नो फॉर्मूला फॉर दिस, मुझे तो नहीं मिला भैया, आपको पता हो तो बता देना। नो फॉर्मूला फॉर दिस टू, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए। क्लियर है? यस सर। हमसे पूछा गया है कि भैया टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के ऊपर। तो सर इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा? बनाने पड़ेंगे। जी हां, बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। समझे? नहीं समझे? बताता हूं, सुनते जाना मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कर देंगे, है ना। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n कैसे करेंगे सर? n की वैल्यू 3 रख दो, तो 2 की पावर 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 यानी 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नंबर, ठीक है। यहां क्या आएगा? 2 की पावर n बाई 2 ब्रैकेट n प्लस 1, 6, 3 बाई 2, 3 बाई 2, 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 4, 2 2 4 2 6, सर ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा बेटा, ठीक है, ये भी 6 आएगा, 2 की पावर 6। डन है? बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या सर। ये ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है, इक्विवेलेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मैं इसको इरेज करूंगा, वी विल स्टार्ट विद इक्विवेलेंस रिलेशन, कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन कितने देख सकते हैं, कितने इसमें निकलेंगे, ठीक है। डन सर, चलो भाई निकालते हैं, ठीक है। डन सर, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा पहले मुझे। सर इसको पूरा इरेज कर दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो सबसे पहले अपन ने सेट लिखा S, तो यार रिलेशन S से तो आएगा नहीं, S क्रॉस S से आएंगे, ठीक है सर, S क्रॉस S लिख लेते हैं। S क्रॉस S निकालो, A इंटू A मतलब A कॉमा A, A कॉमा B, A कॉमा C। अब डिटेल में ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं, आपको आता है, ठीक है। A कॉमा A, A कॉमा B, A कॉमा C, ऐसे ही B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा C, B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा C। नेक्स्ट C कॉमा A, C कॉमा B, C कॉमा C, C कॉमा A, C कॉमा B, लास्ट C कॉमा C। ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा सा साइड में निकाल लूं बेटा, टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा स्पीड में करके देख लो तुम। अगर जल्दी जल्दी समझ सकते हो तो स्पीड बढ़ाना, अदरवाइज स्लो ही समझो, ठीक है, क्रिटिकल है क्योंकि। अब सर एक बात सुनना मेरी, इसी का सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, और ऐसे रिलेशन निकालना है जो इक्विवेलेंस हो। इक्विवेलेंस मतलब ट्रांजिटिव भी हो, अपने
रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तीनों टाइप के रिलेशंस हो तभी हम उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। ठीक है सर। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बेटा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है। चेक कर लो, मैंने क्या करा, मैंने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया और मैंने इसको उठा लिया, मैंने इन तीनों को उठा लिया। क्योंकि क्या होता है ना, रिलेशन जो होता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा के बनाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो R1 बोल दिया। अब ये बेटा ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि जिस सेट से बात हो रही है उस सेट के डबलेट यानी ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी का डबलेट सी कॉमा सी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या बेटा? सिमेट्रिक का मतलब है उल्टा। अगर ए कॉमा ए है तो इसका उल्टा भी ए कॉमा ए होगा, ये मौजूद है। बी कॉमा बी अगर यहां है तो इसका उल्टा बी कॉमा बी यहां मौजूद है। सी कॉमा सी अगर यहां मौजूद है तो सी कॉमा सी का उल्टा सी कॉमा सी यहां मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिल जाए, अगर ये मिल जाए रिलेशन में, तब हम चेक करेंगे ए कॉमा सी है या नहीं। तब हम चेक करेंगे ए कॉमा सी को। मतलब ए कॉमा बी, ये बी पे खत्म हो रहा है, बी कॉमा सी ये सी बी पे शुरू हो रहा है, तो बी से बी काट दो। ए कॉमा सी हमें तब जाके देखना पड़ेगा कि भैया ए कॉमा सी होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है कि इसका आखिरी और इसका शुरुआत मिलना चाहिए। भाई इसके आखिरी में ए है, इसके शुरू में ए है क्या? कहीं नहीं है सर ए। ठीक है, इसके आखिरी में बी है, किसी के शुरू में बी है क्या? नहीं है। इसके आखिरी में सी है क्या? किसी के शुरू में सी है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब सेम कॉमा सेम हो, सेम कॉमा सेम हो, सेम कॉमा सेम हो, तो इनको ट्रांजिटिव घोषित कर देना चाहिए। ये ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सर इस पे इक्विवेलेंस रिलेशन के होने की मुहर लगा दो, टिक लगा दी। डन? यस सर। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की। ठीक है, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड रिलेशन SR2। ठीक है, अब जो R2 अपन लिखने वाले हैं इसमें अपन क्या करेंगे, इसको तो लेंगे ही लेंगे, इनको तो लेंगे ही लेंगे साथ में। ध्यान से सुनना, ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये तो सर लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, जिसको अपन ने ले लिया उसको तो अपन इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये भी हो गया सर, ये भी हो गया सर और ये भी हो गया। अभी क्या करेंगे, गौर से सुनना बेटा, अपन ए कॉमा बी ले लेते हैं इसके साथ। क्या ले लेते हैं सर? ए कॉमा बी। ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा में ए कॉमा बी ले लेते हैं। देखो अगर ए कॉमा बी लिया तो भाई साहब इसका उल्टा भी होना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्रिक बनेगा। तो ए कॉमा बी के साथ साथ हम इसमें बी कॉमा ए भी लेंगे। तो सर बी कॉमा ए ले लेते हैं, बी कॉमा ए। ठीक है, और अब इसको कर देंगे सर बंद। बेटा अब देखो ये अपना रिफ्लेक्सिव भी है। देखो रिफ्लेक्सिव क्यों है सर? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी तीनों है। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी तीनों है। सर ये सिमेट्रिक भी है। इसका उल्टा ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है, और इसका उल्टा ये है। ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए, बी कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा बी, तो ये भी है। ट्रांजिटिव भी है। क्यों है ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में इनको तो देखो ही मत यार, इधर देखो सर, यहां आखिरी में बी है, यहां शुरुआत में बी है, तो अगर हम बी से बी काट दें तो ए कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा ए है तो यहां है तो मौजूद, ए कॉमा ए हियर ऑलरेडी है। तो हम क्या समझ गए कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। R3, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा हूं। R3 डन सर। R3 में ये तीन तो आएंगे, ये तीन तो आएंगे सर, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और बेटा सी कॉमा सी। बना लिया सर, ठीक है, डन। अब ए बी और बी ए तो हो गया। अब AC की बात, अब AC की बारी है। AC इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा यार, CA। ठीक है सर, यहां लिखते हैं A कॉमा सी और C कॉमा ए। ये बेटा अपना इक्विवेलेंस आएगा। देखो कैसे आएगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ। AA BB CC रिफ्लेक्सिव है सर। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ है। AA का उल्टा ये खुद है, BB का उल्टा ये खुद है, C कॉमा C का उल्टा ये खुद है, A कॉमा C का उल्टा ये है, C कॉमा A। C कॉमा A का उल्टा A कॉमा C सिमेट्रिक है।
ट्रांजिटिव है क्या? हाँ सर ट्रांजिटिव है। कैसे? ए बी बी सी सी, इनसे तो ट्रांजिटिव की बात ही नहीं करते हैं, इधर बात करेंगे। सर इसके लास्ट में सी, इसके शुरुआत में सी, अगर सेम और सेम काट दिया तो ए कॉमा ए चाहिए, ए कॉमा ए ये है। डन सर, क्लियर? ये सर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया और ये तीनों हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। R5 R4 की बात करते हैं। R4 में ये तो आएंगे ही आएंगे शुरू में, ए कॉमा ए, क्योंकि अपन को रिफ्लेक्सिव बनाना है ना, तो बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये तो होना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट अब क्या करें सर? चलो ये आ गया, नेक्स्ट अब बताओ। अब सर हमने ए सी सी ए ले लिया, हो चुका है, ए बी बी ए ले लिया, हो चुका है। इस बार अपन बी सी और सी बी ले लेते हैं, बी सी और सी बी ये ले लेते हैं बेटा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बी सी और सी बी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बी सी कॉमा सी बी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चेक करो ये सारे हैं बेटा, ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? कहता है ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। ठीक है सर, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहता है उल्टा, इसका उल्टा ये खुद है, बी कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा बी ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है, बी कॉमा सी का ऑपोजिट सी कॉमा बी ये है, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी है, इससे बात नहीं करना है, ट्रांजिटिव में इससे बात करेंगे अपन। बी कॉमा सी, इसके लास्ट में सी है, इसके शुरुआत में सी है, काट दो, तो हमें बी कॉमा बी चाहिए, बी कॉमा बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, तो सर ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने रिफ्लेक्सिव पे टिक मार दिया। 4 हो गए, एक और आएगा बस एक और आएगा सर, वो एक कौन सा होगा ये देख लो बेटा, एक और आएगा और वो होगा R5, जो कि पूरा का पूरा ये होगा, पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिया, अब सब आ जाएंगे। यानी कि सर ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा सी, ठीक, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी और बी कॉमा सी। नेक्स्ट सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, ये सब लिख दिया मैंने। ठीक है, डन सर। चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या? चलो रिफ्लेक्सिव, हाँ सर, ए कॉमा ए है, बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है, रिफ्लेक्सिव तो है सर, आर पे टिक मार दो। ट्रांजिटिव है क्या? नहीं, सिमेट्रिक, उल्टा, तो इसको चेक मत करो। ए कॉमा बी का उल्टा, ए कॉमा बी का उल्टा, बी कॉमा ए है सर। ए कॉमा सी का उल्टा, ए कॉमा सी का उल्टा, सी कॉमा ए है सर। ठीक है, बी कॉमा सी का उल्टा, सी कॉमा बी, इसका उल्टा ये खुद है, ये है। ठीक है, सी कॉमा सी का उल्टा ये खुद है, बी कॉमा बी का उल्टा ये खुद है, ए कॉमा ए का ऑपोजिट यानी ए कॉमा ए खुद है, तो सर ये सिमेट्रिक भी हो गया। डन सर, बिल्कुल डन। तो यहां सिमेट्रिक लिखते हैं, टिक लगा देते हैं। अब बारी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का मतलब वही आखिरी वाला। ठीक है सर, अभी गौर से देखना सर, ये दिक्कत देगा। देखो ए कॉमा ए को बाहर रखो, इससे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो अपन काट देते हैं। यहां बी कॉमा बी को कट कर दो, सी कॉमा सी को कट कर दो, क्योंकि ट्रांजिटिव में इनको चेक मत किया करो, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। ठीक है सर, अब ए कॉमा बी लिखते हैं सर अपन पहले, ए कॉमा बी। देखो ये आखिरी में बी है ना इसके, हाँ सर, देखो जरा शुरू में बी किसके है, इसके आखिरी में बी है ना, इसको पहले मैं अंडरलाइन कर दूं। बी कॉमा ए ये है, बी कॉमा सी ये है, तो दो चीज है सर, बी कॉमा ए है, ठीक है, और बी कॉमा सी है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, मतलब इसका साथी, दो साथी आए इसके, ये दोनों। ठीक है, आप सुनते हैं ना कैसे चेक करेंगे। ए कॉमा बी इसका बी है और बी कॉमा ए इसका बी है स्टार्टिंग, तो ये आखिरी इसका ये स्टार्टिंग काट दो, तो ए कॉमा ए। क्या ए कॉमा ए है? हाँ सर, ए कॉमा ए है। काटा है उसको, काटने का मतलब ये नहीं है कि खत्म ही हो गया वो, नहीं, सिर्फ काटा इसलिए कि उसको चेक नहीं करेंगे। ये ए कॉमा ए है, ठीक है सर, डन। तो ये तो टिक मार दो। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, इसके आखिरी में बी, इसके शुरुआत में बी, इसको हटाओ। ए कॉमा सी, क्या ए कॉमा सी है? देखो ए कॉमा सी है क्या? ये है, ए कॉमा सी है सर इसके अंदर, तो इसका मतलब ये भी टिक मार दो। ए कॉमा बी भैया सेलेक्ट हो गया, इसने ट्रांजिटिव बिल्कुल पूरी तरह से करा दिया कंप्लीट। अब हम ए कॉमा सी लिखेंगे। ए कॉमा सी लिखो सर, ए कॉमा सी लिखा। अब ए कॉमा सी, इसके आखिरी में सी है, देखो जरा सी से शुरू कौन हो रहा है, इसके लास्ट में सी है, तो शुरुआत में सी किसके है? सी कॉमा ए, सी कॉमा बी। तो एक तो हो गया सी कॉमा ए और एक हो गया सी कॉमा बी। ठीक है, डन, बिल्कुल सर। सर इसके आखिरी में सी, इसकी शुरुआत में सी, ये काट दो।
ए कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा ए है सर, ठीक है, कंप्लीट है, इसको टिक मार दो, ये तो सही है। इसके आखिरी में सी, इसके शुरुआत में सी काट दो, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है क्या? हाँ सर ए कॉमा बी है, इसका मतलब ए कॉमा सी भी सेलेक्ट हो गया, ये भी अपना ट्रांजिटिव बना रहा है। बात समझ में आ गई? यस सर, तो इस पे भी टिक मार दिया। ऐसे बी कॉमा ए देखेंगे, बी कॉमा सी देखेंगे, सी कॉमा ए देखेंगे, सी कॉमा बी देखेंगे, सारे के सारे देखेंगे, एंड गेस व्हाट, सारे के सारे ट्रांजिटिव बनाएंगे। समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, तो यहां पर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये भी अपना इक्विवेलेंस आया। इनके अलावा आपको कोई इक्विवेलेंस रिलेशन अब नहीं मिलेगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सर? 9 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 9, समझ रहे हो, यानी 512 रिलेशंस हो सकते हैं इसमें। इसमें 512 रिलेशंस हो सकते हैं, 512 रिलेशंस थोड़ी ना चेक करेंगे अपन, R512 निकालेंगे क्या पूरे? नहीं सर, पागल हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, है ना, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आएगा 5, यानी इसके कितने टोटल 5 रिलेशंस होंगे, छोटे ही दिए जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना तो इजी लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इजी नहीं, फिर टफ लगेंगे बेटा, ध्यान रखना। डन सर, डन। चलते हैं 20वें क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, ये रहा 20th क्वेश्चन, 28 नहीं 20th, डन सर। रिलेशन R is defined on the set of natural numbers as, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात हो रही है, रिलेशन R is going from n to n, है ना बेटा, n to n, ठीक है, मतलब इनपुट भी एक रिलेशन नंबर, एक नेचुरल नंबर होगा, और आउटपुट भी एक नेचुरल नंबर, यानी x भी अपना एक नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट y भी अपना एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? डन है सर। अब कंडीशन समझो, x और y मैंने लिख दिया, जबकि मुझे a और b लिखना चाहिए, चलो तो a और b लिख देते हैं, इन्होंने a और b में बोला तो अपन a और b लिख देंगे, a इनपुट है, b आउटपुट है, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए सर, a इज इक्वल टू 2b, ये कंडीशन होनी चाहिए, रिलेशन R है, ठीक है सर। थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, चलो R इज इक्वल टू, अरे बन जा, R इज इक्वल टू ब्रैकेट, सबसे पहले a क्या रख सकते हैं? 1, सबसे पहले a 1 रख सकते हैं, सुनते जाना। अगर मैंने a इज इक्वल टू 2b में a की जगह पहला नेचुरल नंबर 1 रखा, तो b आएगा 2 उधर जाएगा 1/2, b आएगा 1/2। क्या b जो आया 1/2 वो एक नेचुरल नंबर है? नहीं है सर, नहीं है नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो a की जगह हम नेचुरल नंबर 1 नहीं ले सकते। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब a की जगह अगर मैंने 2 लिया, अगर a की जगह मैंने 2 लिया सर, अगर a की जगह मैंने 2 ले लिया, तो सर b क्या आएगा? देखो b निकालते हैं, 2 इधर जाएगा डिवाइड करने, 2/2 इज इक्वल टू b, तो b 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b 1। क्या b ये नेचुरल नंबर है? हाँ सर, b एक नेचुरल नंबर है, तो पहला आएगा 2,1, पहला आएगा 2,1। डन है सर? पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, डन है, 100% डन है सर, 110% डन है, ठीक है। अब 2,1 है। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्या आएगा? अगर मैंने a की जगह 3 रखा तो b आएगा 3/2, b नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, 3/2 थोड़ी ना नेचुरल नंबर है, तो a 3 नहीं रख सकते, ठीक है सर। अब a 3 नहीं रख सकते तो a 4 रखो, हाँ 4 रख सकते हैं, तो ये 2b आएगा, b निकालो, 2 उधर जाएगा डिवाइड करने, 4/2 इज इक्वल टू b, तो ये डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 2, तो a 4 रखने पर b 2 आया, a 5 नहीं रख सकते, 6 रखने पर b 3 आया, a 8 रखने पर b 4 आया, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सर, और कॉमा डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा बेटा, बहुत बड़ा रिलेशन आएगा। ये R हो गया, दिस इज रिलेशन R। हमें निकालना है R इनवर्स, बच्चा हमें निकालना है R इनवर्स, कुछ समझ रहे हो? कुछ समझे? हमें निकालना है R इनवर्स। ये तो हो गई बात R की। नाउ द क्वेश्चन इज R इनवर्स निकालो। तो तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनते जाना, सिंपल सी बात है, बड़ा शॉर्टकट है कि R का अगर आपको इनवर्स निकालना है, आप R निकाल के बैठे हो तो कुछ नहीं करो सर, X और Y को इंटरचेंज कर दो, खत्म। ये कर दोगे आंसर आ जाएगा। मतलब 2,1 है, तुम 1,2 कर दो, सच्ची में, और क्या मुच्ची में, 1,2 ब्रैकेट क्लोज। 4,2 है, उल्टा कर दो बेटा,
इंटरचेंज कर दो, 2,4 कर दो। सर 3,6 है, 6,3 है, 3,6 कर दो। सर 8,4 है, 4,8 कर दो, कॉमा डॉट 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 चलता जाएगा। बेटा ये अपना आंसर आ गया। देखो ये कहां है, ये है सर, दिस इज आर इनवर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा होता क्यों है मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, सुन लो। ऐसा होता क्यों है, गौर से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसा होता इसलिए है सर, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। जैसे a इज इक्वल टू 2b लिखा हुआ है, ठीक है, डन सर। मैं चाहूं तो इसको x इज इक्वल टू 2y लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हां सर लिख सकते हो। अब मैं y के इक्वल में अगर बनाऊं तो ये आएगा x/2 आएगा, y इज इक्वल टू x/2। x और y इंटरचेंज कर दो, y की जगह x की जगह y। लो भैया कंप्लीट, कंप्लीट। हां सच्ची में देखो कंप्लीट हो गया। अगर मैं y आउटपुट की जगह 1 लिखूंगा तो x आएगा बेटा अपना 1/2, जो कि ये रियल नेचुरल नंबर नहीं है, तो y में 1 नहीं आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशन का इनवर्स, आर इनवर्स की बात कर रहा हूं, रिलेशन इनवर्स की बात कर रहा हूं। देखो फंक्शन का इनवर्स निकालना एक अलग प्रोसेस है, रिलेशन का इनवर्स निकालना एक अलग चीज है। रिलेशन का इनवर्स तो मैं जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स दी उनको पलट के लिख दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आया तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर्स उनको पलट के लिख दो, रिलेशन का तुम्हारा इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और ये रिलेशन का इनवर्स बन गया है। डन है सर, डन है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं। अपना ये सेशन हो गया फाइनली खत्म। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से दमदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो जरूर से जरूर लाइक करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो। ठीक है, दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का शुक्रिया करता हूं कि आपने मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर यह सेशन पूरा देखा और अच्छे से चीजें सीखी। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल अर बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल वंडरफुल अच्छे प्यारे बच्चों को, जो कि K-12 के बच्चे हैं, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, CBSE इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो आप बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी पढ़ाई बढ़िया धुआंधार तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जो वीडियोस आपको आपका सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट कराने में आपकी पूरी मदद करते हैं। इसी के साथ सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज मिलते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, तो आपको टेंशन नहीं होती है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर दी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हैं, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट आप ले सकते हैं। हाई क्वालिटी आपको वीडियोस मिलेंगी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेंगी। उस चैनल पर भी परफेक्टली आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर टाइम टेबल के हिसाब से सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। वहां पर भी लाइव सेशंस होते हैं, वहां पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है जिस तरह से यहां इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर, मेन चैनल पर पढ़ाई आपको कराई जा रही है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है इस चैनल में और उस चैनल में, दोनों ही अच्छे चैनल्स हैं, बेस्ट चैनल्स हैं। इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को केटर किया जाता है, वहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को केटर किया जाता है। ठीक है, परफेक्ट टीम्स काम कर रही हैं, तो किस बात की देरी है यार, बढ़िया फायदा उठाओ इस चीज का कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जा रही है ना, तो बढ़िया तरीके से फायदा उठाओ। आप सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पर भी देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स डाउनलोड करना है, आई एम स्पेशली टॉकिंग फॉर स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो या एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। दोनों ही जगह जैसे ही ओपन करोगे आप, वेबसाइट में बता दे रहा हूं www.magnetbrains.com, आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी क्लास के आप बच्चे हो और जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, बढ़िया तरीके से नोट्स वहां से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक्स एंड ई नोट्स, और अपनी पढ़ाई बढ़िया बना सकते हो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।